तो कई बार आप कुछ जरूरी खबरों को मिस कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो स्वागत है आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हफ्ते भर का एक क्विक रिकैप, जहां आप देख सकते हैं हफ्ते भर की सारी खबरें एक साथ। भारत में इस समय 2.5 महीने लंबा लोकतंत्र का उत्सव यानी लोकसभा चुनाव चल रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हैं। अप्रैल में गर्मी के मौसम की शुरुआत से ही इस बार भारत में हीट वेव यानी कि लू चलने लगी है। 7 चरणों के चुनाव में अब अहम चरण आरंभ हो रहे हैं। चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ मौसमी गर्मी भी बढ़ रही है। इस चुनावी प्रक्रिया पर भीषण गर्मी और लू का प्रभाव साफ दिख रहा है। पहले 2 चरण में कम मतदान ने आयोग के साथ पार्टियों को भी चिंतित कर दिया है। मौसम और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था क्लाइमेट ट्रेंड्स के एक अध्ययन में बढ़ती गर्मी व हीट वेव के कारणों पर विस्तार से बात की गई। आज ही हमारी ये रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। आखिर क्यों बढ़ रही है गर्मी और लू, और क्या इस साल के किसी और बेहतर मौसम में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के पास कोई प्रावधान है। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने पहले ही इस वर्ष अप्रैल से जून तक औसत रूप से लू वाले दिनों की संख्या दोगुनी होने की बात कही है, जिसका मतलब है कि पहले के 4 से 8 लू चलने वाले दिनों की तुलना में इस बार 10 से 20 दिन लू का प्रभाव तेज रह सकता है। साल 2023 की तुलना में यह वर्ष अधिक गर्म रहने की संभावना है। 2023 से अभी तक के इतिहास में सबसे गर्म साल के रूप में दर्ज हो चुका है, यानी कि समझा जा सकता है कि गर्मी का मिजाज इस बार क्या रहने वाला है। देश के कुछ स्थानों पर तो अभी ही तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जबकि अधिकांश स्थानों पर 72 से 45 डिग्री के बीच रह रहा है। अप्रैल में लू वाले दिनों की संख्या 15 तक पहुंची, जो कि सबसे लंबी अवधि है। आर्द्रता से जूझते पूर्वी और जल से घिरे प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्रों में तो इसका सर्वाधिक प्रभाव रहा है। केरल में रिकॉर्ड हीट वेव का असर है और गर्मी के कारण 10 लोगों की मौत की बात सामने आई है। केरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार 22 अप्रैल तक गर्मी से संबंधित परेशानियों जैसे कि तेज धूप, शरीर पर चकत्ते और हीट स्ट्रोक के 413 मामले सामने आ चुके हैं। ओडिशा में भी करीब 16 जिलों में गर्मी के कारण 124 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराने की बात सामने आई है। अप्रैल में प्री मानसून बारिश और आंधी बारिश की कमी को तापमान बढ़ने का कारण माना जा रहा है। इसी के साथ देशव्यापी रूप में बारिश में 20% तक की कमी रही है। अप्रैल 2024 में देश के दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बारिश 12.6 मिलीमीटर हुई, जो कि सन 1901 के बाद से 5वीं सबसे कम बारिश है और 2001 के बाद से सबसे कम। इसके बाद पूर्व और उत्तर पूर्व भारत का नंबर है, जहां बारिश में करीब 39% की कमी रही है। IMD के महानिर्देशक संजय महापात्र के अनुसार ओमान, इससे सटे हुए क्षेत्रों और आंध्र प्रदेश में एंटी साइक्लोन परिस्थितियों की निरंतर उपस्थिति के कारण मौसमी प्रक्रिया ठीक से बन नहीं पाई। इस कारण ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अधिकांश दिन समुद्री हवा नहीं पहुंची, जिससे जमीन से चलने वाली गर्म हवा को खुला रास्ता मिला और तापमान बढ़ा। हालांकि लगातार पश्चिमी विक्षोभ से पश्चिमोत्तर के मैदानी क्षेत्र में हीट वेव का असर नहीं रहा। इसके अलावा अल नीनो के बचे खुचे प्रभाव ने भी हीट वेव में वृद्धि की है। ग्रैंथम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट चेंज एंड द एनवायरनमेंट के वैज्ञानिक और सीनियर लेक्चरर डॉक्टर फेडरिक ऑटो ने कहा कि अधिकतम मौसम परिस्थितियों की बात करें तो भारत में हीट वेव सबसे अधिक जानलेवा होती हैं। तेजी से गर्म होती दुनिया में उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब तक दुनिया में फॉसिल फ्यूल का प्रयोग होगा, तब तक इस तरह की घटनाओं के सामान्य आपदा बनने की संख्या में बढ़ोतरी होगी। मौसम को देखते हुए भारत के चुनाव आयोग ने मतदाताओं को हीट वेव व गर्मी से बचाने के लिए जरूरी कदम भी उठाए हैं। टास्क फोर्स बनी है, जिससे आयोग के साथ मौसम विभाग, NDMA और स्वास्थ्य मंत्रालय के लोग हैं। बीते 10 वर्ष सबसे गर्म रहे हैं। 2014 और 2019 में बीते 2 लोकसभा चुनाव इसी गर्म दशक में हुए हैं। वैश्विक औसत तापमान वर्ष 2014 में 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जबकि 2019 में यह बढ़कर 1.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। गर्मी के मौसम के मुख्य महीने मई में प्रवेश के साथ ही दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और गुजरात में सामान्य से अधिक तापमान वाले दिनों की संख्या 5 से 8 तक बढ़ सकती है। मई में शेष राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों, अंदरूनी ओडिशा, गंगा किनारा वाला पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, झारखंड, बिहार,
अंदरूनी कर्नाटक और तेलंगाना के साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अधिक तापमान वाले दिनों की संख्या 2 से 4 तक बढ़ सकती है। चलिए अब जान लेते हैं क्या इलेक्शन कमीशन के पास है बेहतर मौसम में चुनाव कराने का कोई प्रावधान। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और नासा का डाटा बताता है कि वर्ष 2023 में 144 साल के इतिहास में वैश्विक तापमान सबसे अधिक यानी कि 1.4 डिग्री सेल्सियस रहा। NOAA ने चेताया कि वर्ष 2024 के सबसे गर्म वर्ष रहने की करीब 33% आशंका है और 99% आशंका है कि यह मानव इतिहास का 5वां सबसे गर्म वर्ष रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने भारत को गंभीर हीट वेव क्षेत्र वाली श्रेणी में रखा है। यदि उत्सर्जन यूं ही होता रहा तो इस क्षेत्र में हीट वेव की संख्या में 6 गुना तक वृद्धि हो सकती है, जिससे कि वर्ष 2050 तक दुनिया की 1 अरब आबादी को खतरा बढ़ सकता है। वर्तमान मौसमी ट्रेंड के कारण लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या साल के किसी और बेहतर मौसम में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के पास कोई प्रावधान है। संविधान के अनुसार लोकसभा के 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर चुनाव आयोग के पास 6 माह की अवधि चुनाव कराने के लिए होती है। भारत में किसी अन्य प्राकृतिक आपदा की तुलना में हीट वेव से अधिक मौतें हुई हैं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC की 6ठी असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार मनुष्यों द्वारा जलवायु में हो रहे बदलाव ने 1950 से अब तक हीट वेव की संख्या और तीव्रता की बढ़ोतरी की है। अधिक ग्लोबल वार्मिंग हीट वेव की संख्या व तीव्रता को और बढ़ाएगी। स्काईमेट वेदर के वाइस प्रेसिडेंट मीटरोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज महेश पलावत कहते हैं कि अति वाली मौसमी परिस्थितियों के लिए क्लाइमेट चेंज की भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लंबी गर्मियां कठिन मौसमी परिस्थितियां ला सकती है जो कि एल नीनो जैसी प्राकृतिक कारणों से और गंभीर हो सकती है। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी के कारण मौसमी परिस्थितियां उस तरह कार्य नहीं कर रही हैं जैसा उन्हें करना चाहिए। मानव जनित कारणों ने क्लाइमेट चेंज का दुष्प्रभाव दोगुना कर दिया है। खतरनाक हीट वेव इसी का एक उदाहरण है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मुझे कह रहे हो कि IIT का जो एग्जाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के हैं और दलित फेल हो रहे हैं, तो फिर एक काम करो, दलितों से लिखवा के दिखाओ। ट्राई करते हैं। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना से अगला कदम दिखेगा। जाति जनगणना में ये कहना कि जाति जनगणना सोल्यूशन है, नहीं, मगर जाति जनगणना में ये पता लग जाएगा कि भैया आप कह रहे हो कि दलित लोगों में कोई कमी है, ठीक है, मगर ये जो संस्था है जो डिसाइड कर रहे हैं इनमें तो एक दलित है ही नहीं, उनकी तो आवाज ही नहीं, उनकी सोच ही नहीं है, तो कैसे होगा? प्रतियोगी परीक्षाओं में वंचित वर्ग, अनुसूचित वर्ग व अगड़ी जातियों के बीच भेदभाव का आरोप लगाने वाला राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में राहुल गांधी कुछ लोगों से बातचीत करते हुए पूरे सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि अगड़ी जातियों के लोग परीक्षा में पेपर सेट करते हैं, इसलिए दलित जातियों के लोग फेल हो जाते हैं। अमेरिका में अश्वेत और गोरों के बीच लंबे समय तक इस तरह हो रहे भेदभाव का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी आमजन को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो को लेकर यूजर्स ने कांग्रेस नेता पर समाज में विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया है। यूजर्स का कहना है कि राहुल गांधी सामाजिक तानाबाना को तोड़ने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका UBE न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। दरअसल राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह मेक अपडेट्स नामक ट्वीट हैंडल पर शेयर किया गया है। इस यूजर ID पर शेयर किए गए वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं कि सबसे अधिक जो मेरिट कहा जाता है उसका निर्णय कौन लेता है। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। बड़ा सुंदर एक्सपेरिमेंट हुआ अमेरिका में। जैसे हमारे यहाँ IIT होती है, वहीं अमेरिका में टॉप एग्जाम्स को SAT कहते हैं। जब SAT पहले लागू हुआ तो एक अजीब सी चीज़ आई। जो अमेरिका में गोरे थे वो सब टॉप कर रहे थे और जो अश्वेत चमड़ी वाले थे इतना अच्छा नहीं कर रहे थे। जो स्पेनिश बोलते हैं वह भी इतना अच्छा नहीं कर रहे थे। इस पर जो बड़े बड़े एकेडमिक्स हैं उन्होंने कहा कि ये जो अश्वेत है और जो स्पेनिश बोलने वाले लैटिन अमेरिकन है ये मेरिटोरियस नहीं है, इनको बात समझ नहीं आ रही है और इनकी क्षमता नहीं है। यह काफी समय तक चला। फिर एक आदमी ने क्या किया, एक प्रोफेसर ने, उसने कहा एक चीज चेक करता हूँ। जो पेपर लिखे गए थे ना, उन्होंने वो पेपर कालों से लिखवा दिया। सिर्फ उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, पेपर कालों से लिखवा देते हैं और फिर वही एग्जाम दे देते हैं। पता है क्या हुआ? गोरे सब फेल हो गए।
राहुल गांधी वीडियो में यह कह रहे हैं कि इसका मतलब जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वही मेरिट डिसाइड कर रहा है। अब मान लो आप किसान के बेटे हो और मैं किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा हूँ। अगर एग्जाम लिखोगे तो मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा और मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल होंगे। यह कहना है भैया ये मेरिट से आया है और यह मेरिट से नहीं। लेकिन सवाल अब यह है कि भैया वो जो ऊपर बैठा है वो कौन है, वह मुझे पहले बताओ। अब अगर आप मुझे यह कह रहे हो कि आईआईटी का जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के हैं और दलित फेल हो रहे हैं, तो फिर एक काम करो, दलितों से लिखवा कर दिखाओ। जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वो ही मेरिट डिसाइड कर रहा है। अब मान लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूँ। अगर आप एग्जाम लिखोगे मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल हो गए होगे। तो ये कहना कि भैया ये मेरिट से आया, ये मेरिट से नहीं, सवाल में है भैया वो जो ऊपर बैठा है वो कौन, वो पहले मुझे बताओ। अब अगर आप मुझे कह रहे हो कि आईआईटी का जो एग्जाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के हैं और दलित फेल हो रहे हैं, तो फिर एक काम करो, दलितों से लिखवा के दिखाओ। राहुल गांधी के बयान पर सोशल मीडिया पर आपत्ति जताई जा रही है। कुछ इसे समाज को बांटने वाला बयान बता रहे हैं तो कुछ इसे समाज के लिए खतरा बता रहे हैं। एक यूजर राहुल गांधी के बयान को हिंदुओं को बांटने वाला बयान बता रहा है तो एक ने इसे ब्रिटिश पॉलिसी का करार दिया है। एक यूजर ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी संपत्ति को गरीबों में बांट देना चाहिए, फिर बात करनी चाहिए। तो यह थी आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। यह आपको कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। कि नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है, मोदी से नफरत करते 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 वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करे। मोदी अगर नई संसद का निर्माण करें तो उसका विरोध, धर्म दंड स्थापित करें संसद में सेंगोल के रूप में, उसका विरोध, अगर किसी ट्रेन का नाम वंदे भारत रख दें उसका विरोध, नमो भारत रख दें उसका विरोध। मोदी की आलोचना करो, कौन रोकता है? प्रधानमंत्रियों की आलोचना हुई है, होती रहनी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करना ठीक नहीं। राम मंदिर फैसले को लेकर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। आचार्य प्रमोद ने राम मंदिर का फैसला पलटने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस फिर सत्ता में आती है तो वो राम मंदिर पर फैसला पलट देगी, जिस तरह सालों पहले राजीव गांधी ने शाहबानो के फैसले को पलट दिया था। आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस दावे के बाद एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। आइए आपको बताते हैं क्या है यह मामला और क्या है यह शाहबानो का केस जिसका जिक्र प्रमोद कृष्णम द्वारा किया गया है। प्रमोद कृष्णम ने कहा, जब राम मंदिर का फैसला आया तो राहुल गांधी ने अपने करीबियों के साथ बैठक की थी और कहा था कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद वह एक सुपर पावर कमेटी का गठन करेंगे, राम मंदिर के फैसले को वैसे ही पलट देंगे जैसे राजीव गांधी ने शाहबानो के फैसले को पलट दिया था। आचार्य ने आगे दावा करते हुए कहा कि मैंने कांग्रेस में 32 साल से अधिक समय बिताया है और जब राम मंदिर का फैसला आया तो राहुल गांधी ने अपने करीबी सहयोगियों के साथ बैठक में कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद वे एक महाशक्ति आयोग बनाएंगे और राम मंदिर के फैसले को वैसे ही पलट देंगे जैसे राजीव गांधी ने शाहबानो के फैसले को पलट दिया था। आचार्य प्रमोद पहले भी कांग्रेस को राम मंदिर के मुद्दे पर घेरते रहे हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर आचार्य ने कांग्रेस के बड़े नेताओं पर निशाना साधा था। इसी कारण उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। आचार्य ने कहा था कि कांग्रेस के नेता राम विरोधी हैं और तभी वे राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में नहीं गए थे। लेकिन क्या था यह शाहबानो का केस जिसका जिक्र यहाँ हुआ और कौन थी शाहबानो और कैसे उनके केस को पलट दिया गया था, चलिए हम आपको बताते हैं। शाहबानो का कम उम्र में साल 1932 में निकाह हो गया था। उनका निकाह इंदौर के एक वकील मोहम्मद अहमद खान से हुआ था। कुछ साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों के 5 बच्चे भी हो गए। लेकिन निकाह के करीब 14 साल बाद अहमद खान ने दूसरा निकाह कर लिया। तब समझौते के तहत शाहबानो भी उनके साथ रहने लगी। लेकिन जब दोनों में खटपट शुरू हुई तो 1978 में अहमद खान ने शाहबानो को 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया और घर से बेदखल कर दिया।
तब खान ने शाहबानो से वादा किया था कि वो गुजारा भत्ता के तौर पर हर महीने उसे 200 रुपए देगा, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो इससे मुकर गया। गुजारा भत्ता नहीं मिलने के बाद 62 साल की शाहबानो ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया और यहीं से शाहबानो का चर्चित मामला शुरू हुआ। इंदौर की एक अदालत में मामला पहुंचा और शाहबानो ने गुजारा भत्ता के लिए 500 रुपए महीने की मांग की। पेशे से वकील अहमद खान ने कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला दिया और कहा कि वो गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। कोर्ट ने इस दलील को तो खारिज कर दिया, लेकिन शाहबानो को महज 20 रुपए प्रति माह का गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया, जो शाहबानो और उनके बच्चों के लिए काफी कम रकम थी। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। शाहबानो ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। कुछ महीनों तक चली सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 1980 में अपना फैसला सुनाया और गुजारा भत्ता की रकम 20 रुपए से बढ़ाकर 179 रुपए प्रति माह कर दिया। इस फैसले से शाहबानो का पति अहमद खान खुश नहीं था, इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 1981 में ये मामला 2 जजों की बेंच के सामने रखा गया, लेकिन मामले की पेचीदगी को देखते हुए मामला 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला करीब 4 साल तक चलता रहा। शाहबानो के पति ने यहाँ भी तर्क दिया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उसने दूसरी शादी की है और पहली पत्नी को गुजारा भत्ता देना उसके लिए अनिवार्य नहीं है। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को सही करार देते हुए शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी एक्साइज पॉलिसी केस पर जांच चल ही रही थी कि उन पर संगठन सिख फॉर जस्टिस से चुनावी फंडिंग लेने का आरोप है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना इस मामले की जांच NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप सकते हैं, जिसका काम आतंकी घटनाओं पर रोक लगाना और इससे जुड़ी हर मामले की जाँच करना है। अगर यह बात सिद्ध हो जाती है तो केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी लंबी फंस सकती है। की रिपोर्ट में हम बात करेंगे क्या है सिख फॉर जस्टिस, क्या है यह पूरा फंडिंग मामला, और अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो आगे का रास्ता क्या होगा। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका UBE न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। LG ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल 2024 को वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम की संस्था के राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया ने LG को लिखित शिकायत दी। इसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी को मिले फंड्स और उनके स्रोत की गहन जांच कराने की मांग की थी। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ NIA जांच शुरू करने की सिफारिश की है। LG को मिली शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के लिए प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से फंड लिए। मामले की संवेदनशीलता और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए LG की मंजूरी से उनके प्रधान सचिव ने 3 मई को केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखा। इसमें उन्हें कंप्लेंट फॉरवर्ड की गई और बताया कि LG ने इस मामले में NIA की जांच कराने की सिफारिश की है। LG को मिली शिकायत में दावा किया गया था कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के चरपंथी अलगाववादी समूहों से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 130 करोड़ रुपए की भारी धनराशि मिली है। LG ने अपनी सिफारिश में कहा क्योंकि शिकायत एक मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई है और एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से मिली राजनीतिक फंडिंग से संबंधित है, ऐसे में शिकायतकर्ता की ओर से दिए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच समेत अन्य स्तरों पर भी गहन जांच की जरूरत है। LG ने जनवरी 2014 में केजरीवाल की ओर से एक्टिविस्ट इकबाल सिंह को लिखे गए एक पत्र का भी हवाला दिया है। इसमें केजरीवाल ने उनके जरिए उठाए गए सिखों से जुड़े मुद्दों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा था कि उनकी सरकार पहले ही राष्ट्रपति से भुल्लर की रिहाई की सिफारिश कर चुकी है। SIT के गठन सहित अन्य मुद्दों पर भी समयबद्ध तरीके से काम करेगी। भुल्लर की रिहाई के लिए लिखित आश्वासन की मांग को लेकर इकबाल सिंह जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे थे। अरविंद केजरीवाल का पत्र मिलने के बाद उन्होंने अनशन खत्म कर दिया था। शिकायतकर्ता ने अलगाववादी गुरपतवंशी पन्नू के एक वीडियो का संदर्भ देते हुए यह भी आरोप लगाया था कि केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को 2014 से 2022 के बीच अलगाववादी समूहों से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले। शिकायतकर्ता ने आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता डॉक्टर मुनीश रायजादा की कुछ सोशल मीडिया पोस्ट भी साझा की थी।
उम्मीद के अनुसार आम आदमी पार्टी की फंडिंग को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए आरोपों को उनकी पार्टी ने बीजेपी की साजिश करार दिया। इसे पुराने घिसे पिटे आरोप बताते हुए पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक बयान में कहा कि हर चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल पर इसी तरह के घिसे पिटे आरोप लगाना बीजेपी का राजनीतिक षड्यंत्र है। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि बीजेपी ने 2022 में हुए पंजाब विधानसभा से ठीक पहले भी यही आरोप लगाए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने उस पर भी जांच कराई थी, लेकिन कुछ नहीं निकला था। अब एक बार फिर वही आरोप लगाए गए हैं। सौरभ का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई जिस संगठन के अध्यक्ष हैं, उसके महासचिव और बीजेपी के ही नेता आशु मोगिया ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर ये पुराने और घिसे पिटे आरोप लगाए हैं। इससे साफ हो गया है कि बीजेपी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हार रही है और इसीलिए पूरी तरह बौखलाई हुई है। अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, मुफ्त बिजली, पानी देने वाले अरविंद केजरीवाल को अपमानित करने वाली बीजेपी को दिल्ली की जनता अपने वोट से जवाब देगी। सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर भी लिखा था कि एलजी साहब चुनाव के बीच सुर्खियां बटोरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यह एलजी के संवैधानिक पद का पूरी तरह से दुरुपयोग है। इसी मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग वाली जनहित याचिका 2 साल पहले हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने जगदीश शर्मा की ओर से दायर याचिका को पूरी तरह तुच्छ बताते हुए खारिज कर दिया था। उन्होंने एलजी पर बीजेपी के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के इशारे पर एलजी साहब लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होने वाला है। इससे ठीक पहले एलजी ने एक बार फिर जनता के बीच अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने के लिए बड़ी साजिश रची है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल के सिख फॉर जस्टिस से पैसे के लेन देन के आरोपों पर एलजी ने जांच के आदेश दिए जाने पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जांच का स्वागत किया है। उनका कहना है कि खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट KLF को अरविंद केजरीवाल का मौन समर्थन प्राप्त था। उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल KLF नेता गुरविंदर सिंह के आवास पर भी रुके थे। सचदेवा ने आरोप लगाया कि अलगाववादी कार्यक्रमों के लिए सीएम केजरीवाल नरम रुख रखते हैं। सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान की मांग करने वाला एक आतंकी संगठन है और इसका गठन 2007 में अमेरिका में हुआ था। इसका सारा कामकाज गुरपतवंत सिंह पन्नू नाम का एक आतंकी देखता है। इस संगठन का मकसद पंजाब को देश से अलग कर खालिस्तान बनाने का है। इस संगठन की साठगांठ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से बताई जाती है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन के समय भी सिख फॉर जस्टिस का नाम सामने आया था। NIA ने दिसंबर 2020 में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं के इस संगठन से कनेक्शन की बात सामने आई थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने संगठन पर रोक लगा रखी है और इस संगठन से पैसे लेने वालों पर भी रोकथाम लगेगी। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। डॉक्टर जिसे भारत में भगवान का दर्जा दिया गया है, क्या हो अगर उन्हीं की लापरवाही किसी की जान ले ले। ऐसा ही कुछ वाकया हुआ था तमिलनाडु के चेन्नई में, जहां डॉक्टर्स की लापरवाही ने एक मरीज की ऑपरेशन के बाद जान ले ली। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इसका मुआवजा लेने के लिए एक परिवार को 15 साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। आखिरकार परिवार की जीत हुई और अब मुआवजे के तौर पर 15 लाख रुपए मिले हैं। परिवार का कहना था कि इस सेंटर पर उनके मरीज को एनेस्थीसिया की गलत डोज दे दी गई, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए आपको बताते हैं क्या था यह पूरा मामला और आखिरकार परिवार ने कैसे जीती यह कानूनी लड़ाई। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका UBE न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। न्यूरो सर्जरी से तो एक मरीज की जान बच गई, लेकिन टेस्ट के लिए किए गए एक स्कैनिंग सेंटर में एनेस्थीसिया की गलत डोज की वजह से जान चली जाती है। एक मुश्किल न्यूरो सर्जरी के बाद चेन्नई के किलपॉक में एक निजी स्कैनिंग सेंटर में एनेस्थीसिया की अतिरिक्त खुराक दिए जाने के कारण कार्डियक अरेस्ट में एक व्यक्ति की जान चली जाती है। मृतक के परिवार वालों ने स्कैनिंग सेंटर के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। 15 साल बाद परिवार ने स्कैनिंग सेंटर के खिलाफ तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में कानूनी लड़ाई जीती। अब परिवार को मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपए मिले हैं। फोरम ने पिछले सप्ताह फैसला सुनाया कि स्कैनिंग सेंटर को मानसिक पीड़ा के लिए परिवार को राशि का भुगतान करना चाहिए और कानूनी खर्च के लिए उन्हें 10,000 रुपए भी देना चाहिए। 45 साल के डेविड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस से पीड़ित थे, जो गर्दन में
स्पाइनल डिस्क को प्रभावित करने वाली स्थिति है। उन्हें सिरिक्स भी था, जो रीढ़ की हड्डी में तरल पदार्थ से भरा सिस्ट है। इसकी वजह से डेविड के दाहिने कंधे की मूवमेंट काफी कम हो गई थी। अक्टूबर 2008 में उन्होंने एक निजी अस्पताल में सर्जरी करवाई और 4 महीने बाद वे सिरिक्स की जांच के लिए MRI स्कैन सेंटर गए। डेविड की पत्नी रेजिना मैरी ने दावा किया कि उन्हें एनेस्थीसिया की भारी खुराक दे दी गई थी, जिससे कार्डियक अरेस्ट और ब्रेन डेथ हो गई। उन्हें पास ही के एक निजी अस्पताल में भेज दिया गया, लेकिन 15 दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। परिवार ने फोरम में स्कैनिंग सेंटर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। स्कैन सेंटर ने डेविड की मौत का कारण सर्जरी और ऑपरेशन से उत्पन्न परेशानियों को बताया। सेंटर ने न्यूरो सर्जरी मामले का हवाला देते हुए संकेत दिया था कि इस तरह की अनुवांशिक न्यूरो दिक्कत अक्सर सर्जरी के बाद भी ठीक नहीं होती है और हृदय गति रुकना संयोगवश हुआ था। स्कैन सेंटर ने तर्क दिया था कि MRI के लिए आमतौर पर एक एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है, लेकिन डेविड के डॉक्टर ने इसकी सिफारिश की क्योंकि अत्यधिक दर्द, चिंता और मोटापे से मरीज पीड़ित था, जिससे बेहोशी के बिना स्कैन करना मुश्किल हो गया था। सेंटर ने कहा कि केवल 1 मिलीग्राम की खुराक दी गई थी, जो मृत्यु का कारण बनने के लिए आवश्यक मात्रा का 10वां हिस्सा थी। स्कैनिंग सेंटर ने कहा कि अगर एनेस्थीसिया गलत तरीके से दिया गया होता तो डेविड 1 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह पाता। फिर भी वह जीवित रहा और उसे 15 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। हालांकि सेंटर की ओर से इस्तेमाल किए गए एनेस्थेटिक के पेपर उपलब्ध नहीं कराए गए और ये बात नोट की गई। स्कैनिंग सेंटर अपने दावे को पुष्ट करने के लिए मेडिकल पेपर उपलब्ध कराने में विफल रहा कि हृदय गति रुकना एनेस्थीसिया के बजाय सर्जरी के कारण हुआ था। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UB न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं बराबर पूरी ताकत से कह रहा हूं, कांग्रेस वाले और उनके सारे इंडियनाइज वाले कान खोल करके सुन लो, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, नकली सेकुलरिज्म के नाम पर, सूडो सेकुलरिज्म के नाम पर भारत की पहचान मिटाने की कोई भी कोशिश मोदी सफल नहीं होने देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी 7 मई को आदिवासी बाहुल्य लोकसभा सीटों धार और खरगोन में जनसभाएं की, जहां उन्हें सुनने के लिए बड़ी भीड़ जुटी। धार में हुई जनसभा भी खास रही। यहां पीएम मोदी ने राम मंदिर के बहाने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। वहीं मोदी दोपहर करीब 12:15 बजे मंच पर पहुंचे। सीएम मोहन यादव ने शुरुआत करते हुए कहा कि धार राजा भोज की नगरी है और मध्य प्रदेश की धरती पर पीएम मोदी पधारे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश में आए हैं। माननीय मोदी जी ने खासकर धार झाबुआ में महिलाओं को मौका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्याशी सावित्री ठाकुर के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत राम राम के अभिवादन से की। इसके बाद उन्होंने आदिवासियों से उनका हाल उन्हीं की भाषा में पूछते हुए कहा कि वाल्लू छे, यानी आप ठीक हो। मोदी ने कहा, आज तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है। पहले चरण में विपक्ष पस्त पड़ गया था, दूसरे चरण में विपक्ष ध्वस्त हो गया था और आज तीसरे चरण के बाद इधर उधर जो टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं वो भी अब अस्त होना तय हो जाएंगे, क्योंकि पूरे देश ने ठान लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार। जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 38 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यहाँ से महू ज्यादा दूर नहीं है। महू में ही बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था। यह भूमि मेरे जैसे कितने ही लोगों के लिए किसी तीर्थ स्थली से कम नहीं है। अगर मैं स्वार्थ की भाषा में बोलूं तो मैं कहूँगा, बाबा साहब का संविधान ना होता तो मोदी इस जगह पर नहीं होता। ये बाबा साहब का संविधान है जिसके कारण आप सभी मुझे यहाँ तक पहुँचा पाए, नहीं तो आज भी एक ही परिवार का राज चल रहा होता। नामदार ही नामदार होते हैं, कामदार का कोई हिसाब नहीं होता। लेकिन यह बाबा साहब के संविधान की ताकत है कि नामदार को हटाकर देश ने कामदार को बैठा दिया, और यही वजह है कि कांग्रेस बाबा साहब से नफरत करती है। इसी नफरत के चलते कांग्रेस ने अब एक और चाल खेली है। कांग्रेस चाहती है कि संविधान बनने का श्रेय बाबा साहब को ना मिले, और इसलिए अब कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि बाबा साहब का योगदान तो बहुत कम था। इस संविधान को बनाने में सबसे ज्यादा और बड़ी भूमिका पंडित चाचा नेहरू जी की थी। भाजपा का सौभाग्य मानता हूं कि भाजपा की सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया। मोदी ने कहा कि लेकिन कांग्रेस के मुंह पर ताला लग गया है, यह चुप्पी खतरे वाली है।
उनके अंदर खेल है और मैंने उनके दिमाग का एक्सरे निकाला है, वो आपका एक्सरे निकालने वाले हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने INDIA गठबंधन के इरादों पर मोहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है और अदालत ने जिन्हें सजा दी है वो अभी जमानत पर हैं। आपके गांव में भी कोई जेल काट कर आए तो लोग दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उन्हें माथे पर बैठा कर नाच रहे हैं। मोदी ने कहा कि उन्होंने अभी अभी कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। मोदी ने कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि SC, ST और OBC समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीन कर पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि यही वोट बैंक उसी के सहारे अपनी सांस गिन रहे हैं, बाकी तो उनका सब खत्म हो गया है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के बारे में इन्होंने बाबा साहब की पीठ में छुरा घोंपा है, इनका सफाया हो जाना चाहिए। मोदी ने संबोधन के दौरान NDA के 400 सीटों का गणित बताते हुए कहा कि हम 400 इसलिए मांग रहे हैं ताकि कांग्रेस और INDIA गठबंधन की हर साजिश को रोक सकें। कश्मीर में धारा 370 फिर से लागू न कर दें। अयोध्या के राम मंदिर पर ये लोग बाबरी ताला न लगा दें। कांग्रेस देश की खाली जमीन, खाली द्वीप दूसरे देशों को न सौंप दें। SC, ST, OBC को मिले आरक्षण पर कांग्रेस वोट बैंक के लिए डाका न डालें। कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात OBC न घोषित कर दें। धार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए PM नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की तैयारी करने को लेकर जमकर हमला बोला। धार में PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो वो ठेकों में, नौकरियों में और यहाँ तक कि खेलों में भी अपने वोट बैंक को आरक्षण देगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर कांग्रेस सरकार में आ गई तो क्रिकेट टीम में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये भी कांग्रेस धर्म के आधार पर तय करेगी। PM नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बरसते हुए आगे कहा कि ऐसा करना ही था तो 1947 में देश के टुकड़े क्यों कर दिए गए, उस समय ही भारत को मिटा देते। कांग्रेस वालों कान खोल कर सुन लो, जब तक मोदी जिंदा है नकली सेकुलरिज्म के नाम पर भारत की पहचान मिटाने की कोई भी कोशिश मोदी सफल नहीं होने देगा। ये हजारों वर्ष पुराने भारत को उसकी इस संतान की गारंटी है। वहीं सभा में मोदी ने जिले में हुए विकास कार्य को लेकर कहा कि बीते 10 सालों में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने सारे काम, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने से अब सबका जीवन आसान हो गया है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक टेक्सटाइल पार्क का भी शिलान्यास हुआ है। यहाँ पीथमपुर इंडस्ट्रियल जोन है। आने वाले 5 सालों में यहाँ नए उद्योग आएंगे और इस सब का लाभ यहाँ के नौजवानों को होने वाला है। PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि 13 मई को आपको महिला शक्ति को प्रणाम करते हुए वोट करना है। धार से बहन सावित्री ठाकुर और रतलाम से अनीता नागर सिंह चौहान, इन दोनों को हर बूथ पर जिताना है। इसके साथ ही यहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से मोदी की राम राम घर घर पहुँचाने का आग्रह किया। तो यह थी आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। UB न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। बाबा साहब का संविधान ना होता तो मोदी इस जगह पर नहीं होता। ये बाबा साहब का संविधान है जिसके कारण आप सभी मुझे यहाँ तक पहुँचा पाए, नहीं तो आज भी एक ही परिवार का राज चल रहा होता। नामदार ही नामदार होते हैं, कामदार का कोई हिसाब नहीं होता। लेकिन यह बाबा साहब के संविधान की ताकत है कि नामदार को हटाकर देश ने कामदार को बैठा दिया, और यही वजह है कि कांग्रेस बाबा साहब से नफरत करती है। इसी नफरत के चलते कांग्रेस ने अब एक और चाल खेली है। कांग्रेस चाहती है कि संविधान बनने का श्रेय बाबा साहब को ना मिले, और इसलिए अब कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि बाबा साहब का योगदान तो बहुत कम था। इस संविधान को बनाने में सबसे ज्यादा और बड़ी भूमिका पंडित चाचा नेहरू जी की थी। भाजपा का सौभाग्य मानता हूं कि भाजपा की सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया। मोदी ने कहा कि लेकिन कांग्रेस के मुंह पर ताला लग गया है, यह चुप्पी खतरे वाली है। उनके अंदर खेल है और मैंने उनके दिमाग का एक्सरे निकाला है, वो आपका एक्सरे निकालने वाले हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने INDIA गठबंधन के इरादों पर मोहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है और अदालत ने जिन्हें सजा दी है वो अभी जमानत पर हैं। आपके गांव में भी कोई जेल काट कर आए तो लोग दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उन्हें माथे पर बैठा कर नाच रहे हैं। मोदी ने कहा कि उन्होंने अभी अभी कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। मोदी ने कहा कि इसका मतलब
यह हुआ कि SC, ST और OBC समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि यही वोट बैंक उसी के सहारे अपनी सांस गिन रहे हैं, बाकी तो उनका सब खत्म हो गया है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के बारे में इन्होंने बाबा साहब की पीठ में छुरा घोंपा है, इनका सफाया हो जाना चाहिए। मोदी ने संबोधन के दौरान NDA के 400 सीटों का गणित बताते हुए कहा कि हम 400 इसलिए मांग रहे हैं ताकि कांग्रेस और INDIA गठबंधन की हर साजिश को रोक सकें। कश्मीर में धारा 370 फिर से लागू न कर दें। अयोध्या के राम मंदिर पर ये लोग बाबरी ताला न लगा दें। कांग्रेस देश की खाली जमीन, खाली द्वीप दूसरे देशों को न सौंप दें। SC, ST, OBC को मिले आरक्षण पर कांग्रेस वोट बैंक के लिए डाका न डालें। कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात OBC न घोषित कर दें। धार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए PM नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की तैयारी करने को लेकर जमकर हमला बोला। धार में PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो वो ठेकों में, नौकरियों में और यहाँ तक कि खेलों में भी अपने वोट बैंक को आरक्षण देगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर कांग्रेस सरकार में आ गई तो क्रिकेट टीम में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये भी कांग्रेस धर्म के आधार पर तय करेगी। PM नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बरसते हुए आगे कहा कि ऐसा करना ही था तो 1947 में देश के टुकड़े क्यों कर दिए गए, उस समय ही भारत को मिटा देते। कांग्रेस वालों कान खोल कर सुन लो, जब तक मोदी जिंदा है नकली सेकुलरिज्म के नाम पर भारत की पहचान मिटाने की कोई भी कोशिश मोदी सफल नहीं होने देगा। ये हजारों वर्ष पुराने भारत को उसकी इस संतान की गारंटी है। वहीं सभा में मोदी ने जिले में हुए विकास कार्य को लेकर कहा कि बीते 10 सालों में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने सारे काम, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने से अब सबका जीवन आसान हो गया है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक टेक्सटाइल पार्क का भी शिलान्यास हुआ है। यहाँ पीथमपुर इंडस्ट्रियल जोन है। आने वाले 5 सालों में यहाँ नए उद्योग आएंगे और इस सब का लाभ यहाँ के नौजवानों को होने वाला है। PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि 13 मई को आपको महिला शक्ति को प्रणाम करते हुए वोट करना है। धार से बहन सावित्री ठाकुर और रतलाम से अनिता नागर सिंह चौहान, इन दोनों को हर बूथ पर जिताना है। इसके साथ ही यहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से मोदी की राम राम घर घर पहुँचाने का आग्रह किया। तो यह थी आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। UB न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने भतीजे और राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। ये फैसले ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि आकाश को खुद मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि इस बीच चुनाव मायावती ने ऐसा फैसला क्यों लिया, कौन है आकाश आनंद और क्या होंगे इस फैसले के मायने। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका UBE न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद को राजनीतिक वारिस के पद से हटाने का फैसला लिया है। साथ ही उन्हें अपरिपक्व करार दिया है। दोनों पदों से हटाए जाने के बाद चर्चा का बाजार गरमाया हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने कड़े फैसले के लिए जानी जाती है। मायावती जब भी फैसले लेती हैं हमेशा चौंकाने वाला ही होता है। बसपा सुप्रीमो ने करीब 5 माह पहले ही 10 दिसंबर 2023 को भतीजे आकाश आनंद को मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों को संदेश दिया था कि आकाश के सहारे वह बसपा को आगे बढ़ाएंगी। अब मायावती ने आकाश आनंद को राजनीतिक रूप से अपरिपक्व करार देकर राजनीतिक संदेश दिया है कि वह कीचड़ उछाल के राजनीति नहीं कर सकती। मायावती ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भी इसी प्रकार के एक्शन से हर किसी को चौंका दिया था। लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया गया था। इसके बाद मायावती ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से आनंद कुमार को हटा दिया था। हालांकि चुनाव समाप्त होने के बाद एक बार फिर उन्होंने आनंद कुमार को इस पद पर बहाल कर दिया था। मायावती ने आकाश आनंद पर कार्यवाही कर एक संदेश देने का प्रयास किया है कि उनके लिए परिवार नहीं, पार्टी और बहुजन आंदोलन सबसे जरूरी है। चलिए बात करते हैं कि कौन है आकाश आनंद। आकाश आनंद की पॉलिटिकल लॉन्चिंग नगीना से हुई थी। नगीना सीट पर दलित बिरादरी का वोट बैंक बड़ी संख्या में है। इस लॉन्चिंग के जरिए मायावती ने दलित समाज के एक बड़े नेता की एंट्री का आभास कराया था।
आकाश आनंद ने मायावती का राजनीतिक वारिस घोषित होने के बाद 6 अप्रैल को पहली सभा की। नगीना सीट से उतरे आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पर सीधा निशाना साधा था। उन्होंने चंद्रशेखर को युवाओं का दुश्मन करार दिया था। कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जिसको लेकर उन पर उंगली उठने लगी। आकाश आनंद ने 5 किलो मुफ्त अनाज मामले पर भाजपा के खिलाफ करारा हल्ला बोला था। उनके बयान के आधार पर उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। इसके बाद से ही मायावती की तिरछी नजर उन पर थी। आकाश आनंद की पहले चरण में 21 सभाएं लगाई गई थी। हालांकि वे केवल 16 सभा ही कर सके। 28 अप्रैल को आकाश आनंद की सीतापुर के साथ लखनऊ के मोहनलालगंज में सभा थी। सीतापुर की जनसभा के बाद आकाश आनंद के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। मायावती आज हरदोई में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। इस दौरान वे आकाश आनंद के मुद्दों पर भी चर्चा कर सकती हैं। बसपा कार्यालय की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई है। मायावती मांधोगढ़ टाउन स्थित नरपति सिंह इंटर कॉलेज खेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। बसपा इस बार चुनावी मैदान अकेले उतरी है। पार्टी ने कभी दूसरे दल या नेताओं पर निजी हमले नहीं किए, इसलिए मायावती ने साफ कहा है कि आकाश आनंद को पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद ही जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे साफ हो गया है कि आकाश आनंद के लिए रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भारत अभी क्वाड का हिस्सा है। इन तीनों देशों ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका ने अब फिलीपींस के साथ नया समूह बनाया है। चीन की चुनौती का सामना करने के लिए बने इस गुट में भारत नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत को चिंतित होना चाहिए। आज के रिपोर्ट में हम बात करेंगे क्वाड क्या है, क्वाड काम कैसे करता है और क्या है ये इन 3 देशों का नया समूह स्क्वाड जिसमें भारत शामिल नहीं किया गया। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। क्या आपको 26 दिसंबर 2004 की भयानक सुनामी याद है, जिसने भारत समेत दुनिया के 14 देशों में सुनामी के कारण तबाही मचा दी थी। इस तबाही में कुल 2 लाख से ज्यादा लोग और अकेले भारत में 12,405 लोग मारे गए थे। इस सुनामी ने सबसे ज्यादा तबाही जापान और भारत में मचाई थी। इस त्रासदी के बाद ही जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कुछ देशों को मिलाकर ऐसे समूह को बनाने की बात की थी जो भारतीय प्रशांत महासागर में एक समूह की तरह काम करेगा, जो आपस में समुद्री सुरक्षा और व्यापार के हितों को साझा करेंगे। इस समूह में जो देश हैं वो हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। इन देशों की ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग के कारण जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, इसके कारण इसे क्वाड कहा जाता है। हालांकि क्वाड देशों का कहना है कि ये ग्रुप केवल हिंदू प्रशांत क्षेत्र के साझा हितों की रक्षा करना है, पर इसका असल मकसद कहीं ना कहीं चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना भी है। पर इन देशों ने कभी खुलकर इस पर कोई बात जाहिर नहीं की। क्वाड को बनाने का विचार सबसे पहले जापान ने दिया था। 2007 में जापान के तत्कालीन पीएम शिंजो आबे ने पहल तो की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के समर्थन ना मिलने से गठजोड़ नहीं बना। 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भी विचार बदला और क्वाड अस्तित्व में आ गया। ये एक ऐसा समूह है जो चीन को बिल्कुल नहीं भाता और चीन इसे एशिया का नाटो कहता है। चीन की विस्तारवाद वाली नीति से हर कोई वाकिफ है। चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी वर्चस्व चाहता है और क्वाड को इसी पर एक नकेल के तौर पर देखा जाता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी दखल पर चीन हमेशा आग बबूला रहता है। बता दें कि चीन की आक्रामकता को देखते हुए ही समान सोच वाले देश एक साथ आए हैं। अब बात करते हैं क्वाड से। भारत में क्या फायदे हैं इसके? क्वाड का हिस्सा बनना भारत के लिए काफी फायदेमंद सौदा है। भारत जब से क्वाड का अंग बना है, उसने कई नीतियों में बदलाव किया है और इससे देश में निवेश बढ़ा है और रोजगार के नए अवसर मिले हैं। क्वाड से जुड़कर भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले सकता है और साइबर सुरक्षा को भी बेहतर कर सकता है। भारत के लिहाज से क्वाड इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ बीते सालों में भारत चीन की सेनाएं लद्दाख, तवांग में आमने सामने आ गई थी। इसके बाद टेंशन बढ़ गया था। इस लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रणनीतिक रूप से बढ़त हासिल करने के लिए भारत को क्वाड देशों की आवश्यकता है जो ऐसी स्थिति में मदद कर सकें। अब बात करते हैं कि क्या है ये नया समूह स्क्वाड।
बीते हफ्ते में सामने आया कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने फिलीपींस के साथ मजबूती से बढ़ते हुए इंडो पैसिफिक के तहत अपनी सेनाओं को एक साथ लाकर चीन के विरुद्ध क्वाड 2.0 जैसा एक समूह बना रहे हैं, जिसे खास तौर से दक्षिण चीन सागर को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि भारत इस समूह का हिस्सा क्यों नहीं है और कहीं ये भारत को दरनिकाल करने की कोशिश तो नहीं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भारत प्रशांत क्षेत्र में यात्रा के दौरान चीन के मुख्य चुनौती बताते हुए एशिया में बाइडेन प्रशासन की सैन्य योजनाओं को जाहिर किया था। ऑस्टिन ने समूह की पहली बैठक के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के नेताओं से भी मुलाकात की। ऑस्टिन के बयान के अनुसार हम स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत को आगे बढ़ाने के अपने साझा दृष्टिकोण में एकजुट हैं। इस बैठक में दक्षिण चीन सागर को चारों देशों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। इसमें भारत के नजरिए से यह अहम है कि वह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ क्वाड का हिस्सा है। हालांकि इस नए समूह के गठन से भारत की चिंता बढ़ने का कोई कारण नहीं दिखता। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये दोनों समूह की प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। इस नए समूह का सैन्य आयाम ज्यादा है और दक्षिण चीन सागर से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित रहेगा, जहां चीन अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है, जबकि क्वाड मानवीय और आपदा राहत चुनौतियों पर केंद्रित है। चलिए अब बात करते हैं स्क्वाड की। तो निश्चित है कि इसका उद्देश्य और कार्यप्रणाली क्वाड से बहुत अलग है और ऐसा लगता नहीं है कि भारत को इस समूह में ना शामिल होने पर कोई चिंता करना चाहिए। हिंद महासागर में कोई भी काम भारत के दखल के बिना अधूरा है और भारत को जरूरी फैसलों से दूर नहीं रखा जा सकता। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। जब हम नौकर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की जी हुजूरी करता है, साथ ही एक मासिक निर्धारित आय पर निर्भर करता है। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि वही नौकर शायद आपसे कई ज्यादा धनी भी हो सकता है। ये मामला है देश की राजधानी दिल्ली का। यहाँ एक नौकर के पास इतनी नकदी मिली है कि उसे गिनने में 16 घंटे लग गए। इन नोटों को लोगों ने नहीं गिना। 8 मशीनों ने नोटों के इस पहाड़ यानी 35 करोड़ की नकदी को गिना। लेकिन कौन है ये व्यक्ति और कैसे इसके पास इतनी नकदी है? चलिए आज की रिपोर्ट में हम आपको यही बताते हैं। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 6 मई को रांची में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में 35 करोड़ रुपए की नकदी मिली, जिन्हें टिन के 12 बक्सों में भरकर रखा गया था। कुल 35.23 करोड़ रुपए की जब्त नकदी में से 32 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी तो एक जगह से ही मिली, जबकि बाकी के 3 करोड़ दूसरे ठिकानों से मिले। इन्हें गिनने के दौरान मशीनें भी थक जा रही थी। इस बीच 7 मई को ईडी के अधिकारियों ने रांची में फिर छापेमारी की। इसमें ठेकेदार राजीव कुमार सिंह के ठिकानों से 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको समझाएंगे कि ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्ति और नकदी का क्या होता है और आखिर कहां रखी जाती है ये जब्त संपत्ति। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी भी संपत्ति या नकदी को जब्त करने का अधिकार है, मगर वे इसे अपने पास नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अनिल सिंह श्रीनेत बताते हैं कि प्रोटोकॉल के अनुसार जब ईडी किसी आरोपी के घर से नकदी जब्त करता है तो वह आरोपी को ये मौका देता है कि वह अपनी नकदी का सोर्स बताए। जैसे मान लीजिए कि नौकर के पास 35 करोड़ रुपए की नकदी मिली है तो उसे इन पैसों का सोर्स ईडी को बताना होगा। इसके सबूत भी उसे देने होंगे। अगर वह इन सब के बारे में कोई सबूत देने में फेल रहता है तो ईडी इस नकदी या संपत्ति को ब्लैक मनी मानेगा। इसके बाद इस फंड को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब्त कर लिया जाएगा। इन पैसों को तब अनअकाउंटेड और इल गॉटन मनी कहा जाता है। एडवोकेट अनिल सिंह श्रीनेत कहते हैं कि एक बार जब काले धन के रूप में घोषित ये नकदी जब्त कर ली गई तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अफसरों और कर्मचारियों को बुलाया जाएगा जो ईडी की निगरानी में जब्ती नोटों की गिनती करेंगे। वो लोग अपने साथ काउंटिंग मशीन लेकर आते हैं, जिसके बाद ये गिनती शुरू होती है। नोटों की गिनती पूरी होने के बाद ईडी अफसर बैंक अफसरों की मौजूदगी में जब्ती सामानों और नकदी की लिस्ट बनाते हैं, जिसे सीजर लिस्ट कहते हैं। इस लिस्ट में कैश, ज्वेलरी और दूसरी महंगी वस्तुएं होती है। बाद में इन नोटों को गवाहों के सामने बड़े बड़े लोहे या टीन के डब्बों में रखकर सील कर दिया जाता है। उसी राज्य के बैंक में ब्रांच तक सुरक्षित पहुंचाया जाता है, जहां इसी एजेंसी के पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में रखा जाता है।
इसके बाद आरोपी दोषी साबित हो गया तो इस फंड को केंद्र सरकार के खजाने तक पहुंचा दिया जाता है। अगर कोई आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दोषी साबित हो गया या उसे कोर्ट से सजा मिल जाती है तो जब्त की गई नकदी को सार्वजनिक धन मान लिया जाता है। मुकदमा चलने के दौरान वो पैसे वहीं रखे रहेंगे। अगर आरोपी अदालत से बरी हो गया तो उससे प्राप्त की गई नकदी उसे लौटा दी जाएगी। इससे पहले ईडी ने मार्च में दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरुक्षेत्र और कोलकाता में कई जगहों पर छापे मारे थे। टीम मैकेरियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके डायरेक्टर्स विजय कुमार शुक्ला और संजय गोस्वामी और संबंधित संस्थाओं लक्ष्मीटन मैरीटाइम के परिसरों पर रेड डाली। इस रेड के दौरान ईडी ने वॉशिंग मशीन से 2.54 करोड़ रुपए के कैश बरामद किए। लेकिन ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। देश के धन कुबेरों के खजाने पहले भी कई बार खुल चुके हैं। शराब बनाने वाली उड़ीसा की एक कंपनी के समूह से जुड़े कई ठिकानों पर पिछले साल दिसंबर से आयकर विभाग ने रेड की थी। ये छापेमारी 6 दिन तक चली थी। इस रेड से कुल 353 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद की गई। देश भर में किसी जांच एजेंसी की महज एक कार्रवाई के तहत बरामद की गई यह अब तक की सर्वाधिक धनराशि थी। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। सरकार साइबर या ऑनलाइन ठगी के मामलों में अब सख्ती के मूड में आ गई है। ऐसे में सरकार ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों के न सिर्फ सिम कार्ड बंद कर रही है बल्कि जिस मोबाइल से ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है उस मोबाइल हैंडसेट को ब्लैकलिस्ट कर रही है, जिससे दोबारा उस मोबाइल से फ्रॉड ना किया जा सके। इसके अलावा एक नए पोर्टल की भी शुरुआत की गई है जिसका नाम है चक्षु पोर्टल। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि सरकार ने ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए कौन से नए कदम उठाए हैं और क्या है नया चक्षु पोर्टल। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि स्कैमर्स सिम कार्ड बदल कर ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम देते हैं। हालांकि अब सरकार फ्रॉड करने वालों के सिम कार्ड के साथ ही सीधे मोबाइल को ब्लॉक कर रही है। ट्राई की ओर से मैसेज करके मोबाइल यूजर्स को ठगने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसके तहत दूरसंचार विभाग यानी डीओटी ने मोबाइल नंबरों को डिस्कनेक्ट करने के अलावा इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैंडसेट को ब्लॉक करना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि सरकार की ओर से ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़ी शिकायतों के बीच चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके बाद अब तक फ्रॉड एसएमएस भेजने वाले 52 ठिकानों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। साथ ही 348 मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा 10,834 संदिग्ध मोबाइल नंबरों को वेरिफिकेशन के लिए भेजा है। इन सभी मोबाइल नंबर को 30 अप्रैल 2024 तक वेरीफाई करना था। इसके बाद इन नंबर्स को ब्लॉक कर दिया गया है। डीओटी ने जाली दस्तावेजों पर लिए गए 158 लाख मोबाइल डिवाइसेस को ब्लॉक कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो इस साल 30 अप्रैल तक डीओटी ने कुल 1.66 करोड़ मोबाइल कनेक्शन काट दिए हैं। अगर आप भी साइबर ठगी से बचना चाहते हैं तो तुरंत अपनी शिकायत चक्षु पोर्टल पर दर्ज करें। अब आपको बताते हैं कि क्या है यह चक्षु पोर्टल और यह काम कैसे करता है। चक्षु पोर्टल लोगों को इंटरनेट और फोन पर होने वाले फ्रॉड से सुरक्षित रहने में मदद करने के लिए दूरसंचार विभाग यानी डीओटी द्वारा बनाई गई एक नई वेबसाइट है। भारत सरकार ने देश में बढ़ रहे ऑनलाइन स्कैम और फ्रॉड की शिकायत के लिए सरकार ने चक्षु पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर आप फोन कॉल, व्हाट्सएप कॉल और मैसेजेस के जरिए होने वाली किसी भी तरह की ठगी और फ्रॉड के बारे में शिकायत कर सकते हैं। चक्षु पोर्टल को केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने लॉन्च किया है। इस पर ऐसे कोई भी फोन कॉल या संदेशों की शिकायत कर सकेंगे जिनके जरिए उनके साथ वित्तीय धोखाधड़ी से लेकर सेक्सटॉर्शन तक किए जाने या उसकी आशंका हो। अब आपको बताते हैं कि किन कैटेगरीज में ये शिकायतें दर्ज की जा सकती है। बैंक, बिजली, गैस, बीमा, पॉलिसी आदि से संबंधित केवाईसी, सरकारी अधिकारी, रिश्तेदार बनकर बात करना, फर्जी ग्राहक सेवा हेल्पलाइन, ऑनलाइन नौकरी, लॉटरी, उपहार, लोन ऑफर, सेक्सटॉर्शन, एक से अधिक बार कॉल, रोबो कॉल या संदिग्ध लिंक या वेबसाइट। अब आपको बताते हैं कि आप इस पोर्टल में शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं। यदि आपके साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड या स्कैम होता है या फिर करने की कोशिश की जाती है तो आप sancharsaathi.gov.in पर कंप्लेंट कर सकते हैं या नीचे दिए गए लिंक पर सीधे क्लिक कर सकते हैं। अब पहले ऑप्शन में से कॉल, मैसेज और व्हाट्सएप में से सिलेक्ट करके आपके साथ किस माध्यम के जरिए फ्रॉड हुआ है वह भी बताएं। उसके बाद ऊपर बताई गई कैटेगरीज में किसी को चुनें। अब नीचे दिए गए ऑप्शन में स्क्रीनशॉट, फोटो या वीडियो अपलोड करें। उसके बाद समय की जानकारी दें कि फ्रॉड कब हुआ है। इसके बाद फ्रॉड के बारे में विस्तार से बताएं। अब अपनी पर्सनल जानकारी जैसे नाम और मोबाइल नंबर बताएं।
इसके बाद कैप्चा कोड और OTP डालकर फॉर्म सबमिट करें। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। UBE न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत में खतरे में मुसलमान नैरेटिव उतना ही पुराना है जितनी पुरानी तुष्टीकरण की राजनीति है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस नैरेटिव को और हवा दी गई है। शायद ही कोई दिन बीतता है जब मुस्लिम पीड़ित का प्रोपेगेंडा न चलाया जाता हो, लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट है। भारत की जनसंख्या में मुस्लिमों की हिस्सेदारी बढ़ी है, वहीं हिंदुओं का हिस्सा घटा है। यह वास्तविकता एक अध्ययन से सामने आई है। इससे जुड़े आंकड़े प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की साइट पर उपलब्ध है। इसमें 1950 से लेकर 2015 के बीच भारत में जनसांख्यिकी में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी गई है। यह अध्ययन समझाता है कि पिछले 65 साल में हिंदू किसी के लिए खतरा नहीं बने, उल्टा देश की जनसंख्या बढ़ने के बावजूद उनका प्रतिशत पहले के मुकाबले कम हुआ है। इस रिपोर्ट से वो सारे दावे भी धराशायी होते हैं जो ये कहते हैं कि हिंदुओं के तादाद में ज़्यादा होने से मुस्लिमों पर खतरा हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 1950 से लेकर 2015 के बीच भारत में बहुसंख्यक आबादी में 7.82% की उल्लेखनीय गिरावट आई है। पहले हिंदू 84.68% थे और अब सिर्फ 78.6% रह गए हैं, जबकि इसी अवधि के दौरान अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी में वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट बताती है कि 1950 में मुस्लिम आबादी का हिस्सा 9.84% था और 2015 में बढ़कर 14.9% हो गया। इसी तरह ईसाई समुदाय भी 2.24% से 2.36% तक पहुंचा है। सिखों की जनसंख्या में हिस्सेदारी भी 1.24% से बढ़कर 1.85% हुई है। बौद्ध समुदाय भी 0.5% से 0.81% तक पहुंचा है। वहीं पारसी और जैनों में भी हिंदुओं की तरह आंकड़े गिरते हुए देखे गए हैं। जैनों की पहले जो संख्या 0.45% थी वह अब 0.36% हो गई है और पारसियों की 0.3% से गिरकर 0.4% तक आ गई है। अब इन आंकड़ों से यह तो स्पष्ट हो गया है कि भारत में रहने वाले हिंदू किसी के लिए खतरा नहीं रहे। अगर ऐसा होता तो अल्पसंख्यकों की संख्या में ऐसी बढ़त नहीं देखने को मिलती। इसके अलावा इस बात से ये भी साबित होता है कि हिंदू हर धर्म के प्रति सहिष्णु हैं, क्योंकि भारत में कभी ऐसी साजिशों का खुलासा नहीं हुआ कि वो दूसरे मजहब के लोगों को लालच देकर अपने धर्म में परिवर्तित करवा रहे हैं। उल्टा इस बात के प्रमाण जरूर है कि दूसरे मजहब के लोग हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के लिए बाकायदा प्लान के तहत काम करते हैं और उन्हें धर्म पथ से भ्रमित करने की कोशिश करते रहते हैं, उन्हें जबरन अपना मजहब कबूल करवाते हैं। ऐसे प्रयासों का ही एक नतीजा रिपोर्टों के आंकड़ों में हिंदुओं की जनसंख्या में हिस्सेदारी कम होती मिलती है और दूसरे समुदाय की बढ़ती हुई। पिछले दिनों ऐसे कई मामले सामने आए जब खुलेआम इस्लामी कट्टरपंथी ने सरेआम भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की मंशा को जग जाहिर किया। सीमाओं पर मुस्लिम पट्टी बनाने की साजिश रची गई, भारत को शरिया के हिसाब से चलने की नसीहत भी दी गई और हिंदुओं को काफिर कहकर उनके प्रति नफरत भरी गई। भारत में यह स्थिति अभी के समय में भले ही चिंताजनक नहीं लग रही हो, लेकिन भविष्य में इसके नतीजे हिंदुओं के लिए बुरे हो सकते हैं। कुछ लोग शायद सोचे कि समुदाय की हिस्सेदारी 7 से 8% कम ज़्यादा होने का बवाल नहीं मचाया जाना चाहिए, लेकिन इस बात को गौर से समझिए कि जिस रिपोर्ट के आधार पर आपको ये पता चलता है कि भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की संख्या पिछले 65 सालों में कम हुई है और अल्पसंख्यक मुस्लिमों की गिनती बढ़ी है, वहीं रिपोर्ट के अगर कुछ और हिस्सों को पढ़े तो देश के पड़ोसी मुल्कों में हुए जनसंख्या बदलाव की जानकारी भी आपको मिलेगी। आपके देश में हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद लगातार कम हो रहे हैं और दूसरी ओर अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ रही है। अगर ये सामान्य होता तो ऐसे आंकड़े हर देश में देखने को मिलते हैं, मगर नहीं। आप अगर इस्लामी मुल्कों से तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सामान्य बदलाव नहीं है। बांग्लादेश की बहुसंख्यक आबादी 1950 में 76% थी, आज भी उतनी की उतनी है, लेकिन हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं है। 1950 में उस क्षेत्र में 23% हिंदू थे और अब केवल 8% बचे हैं। इसी प्रकार से पाकिस्तान में 1950 में कुल मुस्लिमों की आबादी 84% थी और अब 93% हो गई है।
वो भी तब जब पाकिस्तान से 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया है। जबकि हिंदुओं की जनसंख्या में हिस्सेदारी पाकिस्तान में 65 साल पहले 13% थी और अब सिर्फ 2% रह गई है। अफगानिस्तान में भी मुस्लिम बहुल है और उनमें भी 0.3% की ही बढ़त देखने को मिली है। वो 1950 में 99.4% थे और अब 99.7% हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिस देश में जो समुदाय बहुसंख्यक होता है उनके आंकड़े बढ़ना घटना सामान्य चीज़ है। अगर ये सामान्य होता तो भारत में भी इसकी झलक देखने को मिलती, या फिर उस नेपाल में जहाँ भारत की तरह हिंदुओं की आबादी घटी है। 1950 में नेपाल में हिंदुओं की संख्या 84% थी, जो 2015 में 81% ही रह गई। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जिस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है वह यह है कि एक तरफ पड़ोसी मुल्कों और हमारे देश में मुस्लिमों की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ भारत और नेपाल में हिंदुओं की तादाद तब भी घटी हुई है जब इस्लामी मुल्कों से सताए जाने के बाद वहाँ के हिंदू भी यहाँ आश्रय लेने आ रहे हैं। मुस्लिम समुदाय की सबसे ज़्यादा आबादी इंडोनेशिया में है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू.com की रिपोर्ट के मुताबिक अगर 2021 के आंकड़ों पर नज़र डालें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम आबादी वाले देश की बात करें तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में इस वेबसाइट के मुताबिक 21 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता तो भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रह रही होती। तीसरे नंबर पर भारत विविधताओं का देश है। यहाँ कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। हालांकि यहाँ बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है जो कुल जनसंख्या का करीब 80% है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी आबादी यहाँ मुस्लिम समुदाय की है जो तकरीबन 20 करोड़ के आसपास है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर बांग्लादेश है। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भारत की मदद से उसने आज़ाद रहने का फैसला किया। आज बांग्लादेश में 15 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। ये देश फिलहाल पाकिस्तान से तेज अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पाँचवें नंबर पर नाइजीरिया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू.com की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस देश में कुल 10 करोड़ के आसपास मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। नाइजीरिया अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी पिछड़ा देश है। यहाँ के लोग भुखमरी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से हमेशा जूझते रहते हैं। तो यह थी आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए आता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों से लेकर बड़ों तक दूध का सेवन हर कोई रोजाना करता है। बच्चों को तो खास तौर पे पोषण देने के लिए दूध का सेवन करवाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है जो दूध आप अपने बच्चों को दे रहे हैं वो उनके लिए कितना सुरक्षित है? ऐसा ही एक मामला सामने आया है दिल्ली में, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में कहा है कि ऑक्सीटोसिन जब बैन है तो इसे दूध की सप्लाई में इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पशुओं में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करना उनके खिलाफ क्रूरता जैसा ही है। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो चलिए आपको बताते हैं क्या है ऑक्सीटोसिन और क्या कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का इस विषय में। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। पूरे देश में गाय भैंस का दूध बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस मामले में ऑक्सीटोसिन के इस्तेमाल की जांच करने को कहा है। कोर्ट ने कहा ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाना पशुओं के साथ क्रूरता है। रिसर्च गेट पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार एक सर्वे में बताया गया है कि भारत में 65% डेयरी फार्म ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल कंसंट्रेटेड फीडिंग में करते हैं, वही 13% दूध बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीटोसिन वैसे तो प्यार बढ़ाने वाला प्राकृतिक हार्मोन है, मगर इसे आर्टिफिशियल तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह सेहत का दुश्मन भी बन सकता है। हालांकि सरकार ने इसकी खुलेआम बिक्री पर रोक लगा रखी है, मगर मेडिकल स्टोर्स पर यह अभी भी धड़ल्ले से बिकता है। नीदरलैंड में एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर दुधारू पशु से ज़्यादा दूध लेने के लिए उसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाए तो उस दूध को पीने वाले में कई विकार पैदा हो सकते हैं।
अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ साइंस की मैगजीन प्रोसीडिंग्स नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में 2011 में प्रकाशित इस शोध के अनुसार ऑक्सीटोसिन वाले ऐसे दूध को पीने से अपने समुदाय और जाति को दूसरे से श्रेष्ठ समझने की भावना बढ़ जाती है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगे दूध को पीने से 5 साल तक के बच्चों का पाचन तंत्र खराब हो सकता है, उनकी आंखों पर चश्मा भी चढ़ सकता है। 5 से 15 साल के बच्चों का विकास बाधित हो सकता है। लड़कों की मेमोरी ग्लैंड बढ़ सकती है, वहीं लड़कियों में कम उम्र में प्यूबर्टी आ सकती है। 15 से 30 साल के युवाओं में हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, जिससे चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन की शिकायत भी हो सकती है। ऐसा दूध पीने से प्रेग्नेंट महिलाओं में अबॉर्शन का खतरा बढ़ जाता है, उनकी इम्यूनिटी बिगड़ सकती है, उन्हें स्तन कैंसर तक का भी खतरा हो सकता है। वहीं 45 पार लोगों का ऐसा दूध पीने से पेट हमेशा खराब रह सकता है, एसिडिटी और जलन की शिकायत भी हो सकती है। डॉक्टरों का यह तक कहना है कि इससे प्रजनन क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। लड़कियां उम्र से पहले ही बड़ी दिखने लगती है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो ब्रेन की मास्टर ग्लैंड में पाई जाती है। मटर के दाने जैसी इस ग्लैंड को वैसे तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। ये ग्लैंड हमारे दिमाग के हाइपोथैलेमस से निकलने वाले ऑक्सीटोसिन हार्मोन को स्टोर करती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोनल प्राकृतिक हार्मोन है जो प्रसव के समय रिलीज होता है और बच्चों के लिए मां के स्तनों से दूध निकलने को प्रेरित करता है। इसे लव हार्मोन या कडल हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह से प्यार बढ़ता है। ऑक्सीटोसिन की खोज 1950 के दशक की शुरुआत में अमेरिकी बायोकेमिस्ट विंसेंट डू विग्नॉइट ने की थी। उन्होंने पाया था कि ऑक्सीटोसिन का निर्माण 9 तरह के अमीनो एसिड से होता है। उन्होंने ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रयोगशाला में बनाया। इस काम के लिए उन्हें 1955 में केमिस्ट्री का नोबेल भी दिया गया। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जब आर्टिफिशियल तरीके से बनाया और इस्तेमाल किया जाता है तो उस पशु और उसके दूध का इस्तेमाल करने वाले इंसान के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पशु चिकित्सक डॉक्टर मनोज तिवारी कहते हैं कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल उन पशुओं पर किया जाता है जिन्हें प्रसव में समस्या आती है। इसका मुख्य काम है गर्भवती गायों या भैंसों को प्रसव के समय गर्भाशय को संकुचित करके नवजात को बाहर आने में मदद करना। इसे जब आम पशुओं पर इस्तेमाल किया जाता है तो इससे दूध वाली ग्रंथियों में उत्तेजना बढ़ जाती है और अप्राकृतिक रूप से दूध बहने लगता है। डेयरी वाले ज़्यादा दूध के चक्कर में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही इंटरनल मेडिसिन के एक्सपर्ट डॉक्टर रविकांत चतुर्वेदी कहते हैं कि शरीर में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीटोसिन पहुंचने से मूड खराब रहता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है और पुरुषों में नपुंसकता का खतरा भी हो सकता है। वहीं महिलाओं में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है। गर्भवती महिलाओं को तो ऐसा दूध पीने से बचना ही चाहिए क्योंकि इससे गर्भपात का खतरा भी बढ़ जाता है। कई जगहों पर यूरिया डाई और कीटनाशकों के साथ किसान सब्जियों में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा रहे हैं। लौकी, तोरई, सीताफल, ककड़ी, खीरे में इसके लगाते से रातों रात सब्जियां बड़ी हो जाती है जिन्हें अगले दिन तोड़कर बाजार में बेच दिया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार ऑक्सीटोसिन युक्त सब्जियां खाने से व्यक्ति के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। पशु का दूध पीने से दिक्कत होती है, समय से पहले परिपक्वता आने लगती है, गुर्दों की सेहत खराब होने लगती है। सरकार ने पशुओं के प्रति क्रूरता या बिना वजह यातना देने से रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 का प्रावधान किया है। इस एक्ट के सेक्शन 12 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी गाय या अन्य दुधारू पशु को दूध बढ़ाने के लिए ऐसा कोई काम करता है जिससे उस पशु की सेहत को नुकसान पहुंचता है तो उसे 2 साल तक की कैद या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है। ऐसे में बिना वजह ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाना संज्ञेय अपराध है। इसे जबरन इस्तेमाल कर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। एयर इंडिया
देश की राजधानी दिल्ली 8 मई को अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। मौसम में भारी गर्मी थी और दिन के तकरीबन 11 बजे का वक्त रहा होगा। तभी अचानक दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है। फोन पर एक महिला थी जो डरी सहमी आवाज में खुद को बचाने की गुहार लगा रही थी। उसकी शिकायत रिकॉर्ड हुई और तुरंत लोकेशन के नजदीक वाली पीसीआर को मामले की सूचना दे दी गई। कुछ ही देर में सायरन बजती हुई पुलिस की गाड़ी मौके पर थी। इसके बाद सामने आती है एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाए। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो चलिए आपको बताते हैं कैसे यौन कार्य में धकेली गई 22 और 25 साल की 2 महिलाओं को 8 मई की रात दक्षिण पश्चिम दिल्ली के सागरपुर के एक घर से बचाया गया। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। पुलिस को ये कॉल दक्षिण पश्चिम दिल्ली के सागरपुर में 22 साल की एक महिला ने की थी। मौके पर पहुंची पुलिस तो खौफ से भरी हुई ये महिला उनके सामने आई। उसने गिड़गिड़ाते हुए पुलिस से गुहार लगाई कि उसे बचा ले, वरना रजी नाम की एक लड़की उसे वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल देगी। महिला की बात सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। दिल्ली पुलिस की महिला सिपाहियों ने उसे मदद का भरोसा दिलाया, समझाया कि वो घबराए नहीं और पूरी बात बताए। इसके बाद उसने पुलिस के सामने अपनी पूरी कहानी बयां की। इस महिला ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की रहने वाली है। नौकरी की तलाश में वो दिल्ली आई थी। यहाँ उसकी मुलाकात रजनी नाम की एक महिला से हुई, जिसने उसे नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। रजनी ने कहा कि वो सोनू नाम के एक आदमी को जानती है जो उसे नौकरी देगा। उसने सोनू का नंबर उसे दिया और दशरथपुरी आने के लिए कहा। 1-2 दिन बाद पीड़ित महिला दशरथपुरी पहुंच गई। यहाँ उसकी मुलाकात रजनी ने सोनू से कराई। साथ ही उसने सोनू को उसकी मजबूरी के बारे में भी बताया। बातों बातों में दोनों ने उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में उतरने का ऑफर दिया। उसे लालच दिया कि इस धंधे में बहुत पैसा है, अगर वो उनके साथ काम करेगी तो ऐश की जिंदगी गुजारेगी, उसे किसी से नौकरी मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन महिला ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि चाहे उसकी जान चली जाए लेकिन वो ऐसा गलत काम बिल्कुल नहीं करेगी। रजनी और सोनू ने फिर उससे कहा कि वह सोच समझ ले और इसके बाद उन्हें जवाब दे। आगे उसने बताया कि वह 2 मई को दिल्ली आई थी और उसे दशरथपुरी के एक घर में रखा गया था। उसे 5 मई को इस घर में लाया गया, जहां उन्होंने उसे यौन कार्य में धकेलना शुरू कर दिया और वह मना करती रही। एक रात वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगे और मना करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। उसने सीधे पुलिस को फोन नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनके संबंध है, इसीलिए उसे एनजीओ का नंबर मिला और उसने उसे कॉल किया। इसके बाद एनजीओ के सहयोग से महिला ने पुलिस को फोन किया और उसकी जान बच गई। दिल्ली पुलिस की टीम ने सागरपुर से उसी दिन एक और महिला को देह व्यापार का धंधा करने वालों के चंगुल से बचाया। 25 वर्षीय इस महिला की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। उसने पुलिस को बताया कि वह भी नौकरी की तलाश में आई थी और उसे लालच देकर वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला जा रहा था। डीसीपी रोहित मीना ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मामला दर्ज कर रजनी नाम की एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि सोनू अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। पूछताछ के दौरान रजनी ने खुलासा किया कि वह ऑनलाइन क्लासिफाइड के जरिए भी वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों से संपर्क करती थी। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के बजाय मतपत्रों से मतदान कराने की मांग कराने वाले को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। पिछले माह को हुई एक सुनवाई के दौरान जजों ने ईवीएम से चुनाव नहीं, इसके पक्ष में दिए गए तर्कों को भी कुछ सवालों के साथ कोर्ट ने एक तरह से खारिज कर ही दिया। जज ने ये जानना चाहा कि ईवीएम में अगर कोई गड़बड़ी की जाती है तो ऐसा करने वालों के लिए सजा का क्या प्रावधान है। तो आइए आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं ईवीएम से जुड़े कुछ कानूनी सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अगर वोटिंग के दौरान ईवीएम खराब हुई तो क्या प्रावधान होगा। 1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 58 में कहा गया है कि अगर किसी चुनाव में किसी मतदान केंद्र पर कोई भी मतपेटी गैर कानूनी तरीके से पीठासीन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी की कस्टडी से ले ली जाती है या फिर गलती से या जानबूझकर नष्ट कर दी जाती है या बैलेट बॉक्स खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है या उसके साथ परिणाम को प्रभावित करने के स्तर की छेड़छाड़ की जाती है या किसी भी वोटिंग मशीन में वोटों की रिकॉर्डिंग के दौरान कोई मैकेनिकल एरर हो जाता है या कोई ऐसा एरर या अनियमितता जिससे मतदान प्रभावित होने की आशंका हो, तो रिटर्निंग ऑफिसर तुरंत चुनाव आयोग को मामले की रिपोर्ट करेगा। उसके बाद चुनाव आयोग सभी
सभी भौतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद या तो मतदान केंद्र पर मतदान को रद्द घोषित कर सकता है या फिर उस मतदान केंद्र पर नए सिरे से मतदान का दिन, वक्त, जगह तय कर सकता है। अगर चुनाव आयोग इस बात से संतुष्ट है कि उस मतदान केंद्र पर दोबारा वोटिंग पूरे चुनाव परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा या कि वोटिंग मशीन की खराबी या प्रक्रिया में त्रुटि या अनियमितता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो चुनाव आयोग ईसीआई रिटर्निंग ऑफिसर को ऐसे निर्देश जारी करेगा जो चुनाव के आगे संचालन के लिए सही होगा। तो चलिए अब पहले समझते हैं बूथ कैप्चरिंग पर क्या नियम होते हैं। जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 135A के मुताबिक जो कोई भी बूथ कैप्चरिंग का अपराध करेगा उसे जेल की सजा होगी। ये अवधि 1 साल से कम नहीं होगी, जिसे 3 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही जुर्माना भी लगेगा। अगर ऐसा अपराध किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया हो तो उसे कम से कम 3 साल की सजा होगी, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बूथ कैप्चरिंग में ये गतिविधियां भी शामिल हैं। किसी मतदान केंद्र पर या मतदान के लिए निर्धारित स्थान पर किसी के द्वारा कब्जा करना, मतदान अधिकारियों को मतपत्र या वोटिंग मशीन सरेंडर करने के लिए मजबूर करना या ऐसा कोई काम करना जो चुनावों के संचालन को प्रभावित करता है। किसी मतदान केंद्र या मतदान के लिए निर्धारित स्थान पर किसी व्यक्ति या कई व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लेना और केवल अपने या अपने समर्थकों को वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देना और मतदान को रोकना। किसी भी निर्वाचन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मजबूर करना या डराना या धमकाना और उसे वोट डालने के लिए मतदान केंद्र या मतदान के लिए निर्धारित स्थान पर जाने से रोकना। किसी व्यक्ति या कई व्यक्तियों द्वारा वोटों की गिनती के लिए किसी स्थान पर कब्जा करना, मतगणना अधिकारियों को मतपत्र या वोटिंग मशीनों को सरेंडर करने के लिए कहना और ऐसा कुछ भी करना जो वोटों की काउंटिंग को प्रभावित करता हो। नियम 56C के तहत रिटर्निंग ऑफिसर के इस बात से संतुष्ट होने के बाद वोटिंग मशीन के साथ प्रस्ताव में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, वह उसमें दर्ज किए गए वोटों की गिनती कंट्रोल यूनिट में उपलब्ध रिजल्ट बटन दबाकर करेगा, जिस पर कुल डाले गए वोट और किसी उम्मीदवार को मिले वोट जिसके नाम के सामने डिस्प्ले पैनल पर दिखाई देंगे। चूंकि प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त वोट कंट्रोल यूनिट पर दिखाई देते हैं, ऐसे में रिटर्निंग अधिकारी फॉर्म 17C के पार्ट 2 के प्रत्येक उम्मीदवार को अलग अलग मिले वोटों की संख्या दर्ज करेगा। रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म 17C को पूरा करेगा और काउंटिंग सुपरवाइजर और उपस्थित उम्मीदवारों या उनके चुनाव एजेंटों के हस्ताक्षर लेगा। नियम 56D के तहत जहां पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, परिणाम शीट में की गई प्रविष्टियों की घोषणा के बाद कोई भी उम्मीदवार या उसकी अनुपस्थिति में उसका चुनाव एजेंट या कोई भी काउंटिंग एजेंट किसी भी मतदान केंद्र के संबंध में प्रिंटर के ड्रॉप बॉक्स में प्रिंटेड पेपर स्लिप की गिनती की जांच के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित रूप में आवेदन कर सकता है। ऐसे आवेदन किए जाने पर रिटर्निंग अधिकारी चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले ऐसे सामान्य या विशेष दिशा निर्देश के अधीन मामले का फैसला करेगा और आवेदन को पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकार कर सकता है अगर वह उसे अनुचित लगता है। सब रूल 2 के तहत रिटर्निंग अधिकारी का प्रत्येक निर्णय लिखित रूप में होगा और उसके कारण बताए जाएंगे। अगर रिटर्निंग अधिकारी सब रूल 2 के तहत पेपर स्लिप की पूरी या आंशिक गिनती की अनुमति देने का निर्णय लेता है तो वह चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित तरीके से गिनती करेगा। अगर कंट्रोल यूनिट और पेपर यूनिट की गिनती अलग अलग है तो वह परिणाम को पेपर स्लिप के तहत फॉर्म 20 में संशोधित करें और रिजल्ट शीट पर साइन करें। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। हर देश सोने की खरीदारी करता है, जहाँ कुछ देश इस होड़ में सबसे आगे रहते हैं। ऐसा ही कुछ हाल देखने को मिल रहा है चीन में। चीन में आम लोगों से लेकर और चीन के सेंट्रल बैंक तक गोल्ड की अंधाधुंध खरीदारी कर रहे हैं। चीन गोल्ड के निवेश करने वाले ये लोग हैं जिनका भरोसा चीनी शेयर बाजार से उठ चुका है। वहीं दूसरी ओर चीन का रियल एस्टेट सेक्टर डूबा हुआ है, जिसकी वजह से आम लोगों में गोल्ड में निवेश करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। हमारे आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए आपको बताते हैं क्या मंशा है चीन की इतना सोना खरीदने के पीछे और इस होड़ में भारत कौन से पैमाने पर है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमत $100 प्रति आउंस की गिरावट देखने को मिली, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन गोल्ड की अंधाधुंध खरीदारी कर रहा है। ये खरीदारी सिर्फ सेंट्रल बैंकों की ओर से ही नहीं की जा रही, बल्कि चीन के आम लोगों की ओर से भी की जा रही है। पूरी दुनिया जानती है कि चीन काफी गहरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। रियल एस्टेट डूबा हुआ है और आम लोगों का विश्वास शेयर बाजार में कम हुआ है।
ये दो बड़ी सबसे वजह है कि आम लोगों ने इस आर्थिक संकट के दौर में गोल्ड की खरीदारी शुरू कर दी है। जानकारों की माने तो चीन में गोल्ड की अग्रेसिव बाइंग आने वाले दिनों में गोल्ड की कीमतों को कंट्रोल कर सकती है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चीन की ओर से सोने की खरीदारी किस लेवल पर की जा रही है और उसका असर गोल्ड की कीमत में किस तरह से देखने को मिलेगा। सोने के बाजारों में चीन का पहले से ही काफी दबदबा है, लेकिन इस नई तेजी के दौरान चीन का असर और ज्यादा देखने को मिला है। साल 2022 के अंत में गोल्ड की कीमत में 50% की तेजी देखने को मिल चुकी है। गोल्ड में ऐसे समय पर तेजी देखने को मिली है जब दुनिया भर में ब्याज दरें पिक पर है और अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में इजाफा देखने को मिला है। पिछले महीने फेडरल रिजर्व ने साफ संकेत दिया था कि ब्याज दरों को लंबे समय तक हाइक पर रखेगा। उसके बाद भी गोल्ड की कीमत में इजाफा देखने को मिला। ताज्जुब की बात है कि इसी दौरान दुनिया भर की दूसरी करेंसी के मुकाबले डॉलर में तेजी जारी रही। जियोपॉलिटिकल टेंशन और इकोनॉमिक क्राइसिस के समय गोल्ड को अक्सर सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है। यूक्रेन रूस वॉर और इजराइल फिलिस्तीन दौर के दौरान हमने देखा कि गोल्ड के दाम किस तरह से बढ़े। उस समय भी गोल्ड की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $2300 करीब ही रही। जब चीन ने गोल्ड की अग्रेसिव खरीदारी शुरू की, उसके बाद गोल्ड के दाम $2400 प्रति आउंस ज्यादा हो गए और लंबे समय तक बने रहे। वास्तव में चीन के निवेशकों का रियल एस्टेट और बाजार से भरोसा डगमगाया गया है। इसी वजह से चीनी लोगों की ओर से गोल्ड में निवेश बढ़ रहा है। इसी दौरान चीन के सेंट्रल बैंक ने गोल्ड रिजर्व में लगातार इजाफा किया है। मौजूदा समय में गोल्ड की कीमतें एक बार फिर से $2300 के करीब आ गई है। इंटरनेशनल मार्केट में ये धारणा लगातार जोर पकड़ रही है कि गोल्ड मार्केट अब इकोनॉमिक फैक्टर पर नहीं बल्कि चीनी खरीदारों और निवेशकों की सनक से ऑपरेट हो रहा है। लंदन बेस्ड प्लेटफॉर्म मेटल्सडेली.com के सीईओ रॉस नॉर्मन ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि सोने की कीमत में इजाफा चीन की ओर से बढ़ती मांग से हो रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है। चाइना गोल्ड एसोसिएशन के अनुसार देश में सोने की खपत पहली तिमाही में एक साल पहले की तुलना में 6% बढ़ी। खास बात तो ये है कि इतनी तेज डिमांड तब देखी गई जब पिछले साल गोल्ड कंजम्पशन में 9% की ग्रोथ देखने को मिली थी। चीन का ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट काफी कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से निवेशकों का रुझान गोल्ड की ओर बढ़ा है। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर, जिसमें चीन अधिकतर परिवार निवेश करते हैं, उसमें संकट बना हुआ है। देश में शेयर बाजारों में निवेशकों का भरोसा पूरी तरह नहीं लौटा है। ऐसे में चीन के लोगों ने गोल्ड से जुड़े कारोबार में निवेश करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर चीन के सेंट्रल बैंक की ओर से गोल्ड की लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। चीन के विदेशी मुद्रा भंडार में इस धातु की हिस्सेदारी केवल 4.6% है। वहीं दूसरी ओर फीसदी के संदर्भ में भारत के पास गोल्ड रिजर्व दोगुना है। HDFC सिक्योरिटीज में कमोडिटी करेंसी हेड अनुज गुप्ता ने कहा कि मार्च के महीने में चीन ने 5 टन गोल्ड इंपोर्ट किया था, जबकि साल के पहले महीने में यह खरीदारी 27 टन देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में चीन का टोटल गोल्ड रिजर्व 2262 टन हो चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि चीन की ओर से गोल्ड में किस तरह से अग्रेसिव बाइंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि चीनी निवेशकों ने गोल्ड ETF में भी अपने निवेश को बढ़ाया है। अनुज गुप्ता ने बताया कि चीन के लोग अब रियल एस्टेट और शेयर बाजार से इतर अलग अलग ऑप्शन तलाश कर रहे हैं। ऐसे में जो इन्वेस्टर गोल्ड में कम निवेश कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, वो भी इसमें उतर आए हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में गोल्ड की कीमत में इजाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या आपको पता है, सोना खरीदने में भारत और चीन हमेशा सबसे आगे रहते हैं। सोने की सबसे ज़्यादा खपत पूरी दुनिया में चीन में होती है। इसके बाद भारत का नंबर आता है। गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल है। दुनिया में भारत का 9वां नंबर है। वहीं भारत में आम लोगों के पास करीब 25,000 टन सोना है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत के बाद नीदरलैंड, टर्की, ताइवान, पोर्चुगल और उज्बेकिस्तान आदि का नंबर आता है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। UBE न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। देश में एक नए वायरस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है और ये खतरनाक वायरस है वेस्ट नाइल वायरस, जो मच्छर के काटने से फैलता है। वेस्ट नाइल वायरस से एक गंभीर बुखार होता है जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। केरल में वेस्ट नाइल वायरस के मामले सामने आने के बाद देश के सभी राज्य अलर्ट मोड पर हैं। मध्य प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या है ये वेस्ट नाइल वायरस, क्या है इनके गंभीर परिणाम और कैसे बचा जा सकता है इस वायरस से। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका UBE न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक
विश्लेषण भी करते हैं। केरल, जो अपने शांत बैक वाटर और हरी भरी हरियाली के लिए जाना जाता है, हाल ही में एक अलग कारणों से खबरों में है। वेस्ट नाइल फीवर का प्रकोप। राज्य में इस मच्छर जनित वायरल संक्रमण के कई मामले सामने आए हैं, जिससे इसके निवासियों में चिंता पैदा हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि उत्तरी केरल के कोझिकोड जिले में वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामलों की पुष्टि की गई है। जिले के स्वास्थ्य निगरानी टीम के एक अधिकारी ने कहा कि संक्रमित व्यक्ति, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, अब ठीक हैं और अपने घरों में वापस आ गए हैं और जिन क्षेत्रों में वे रहते हैं वहां कोई नया मामला अभी तक सामने नहीं आया है। अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों में बीमारी के लक्षण दिखे, उनका इलाज हुआ और उनके नमूने नियमित अभ्यास के तौर पर पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे गए थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है वेस्ट नाइल फीवर। वेस्ट नाइल फीवर वेस्ट नाइल वायरस यानी कि WNV के कारण होता है, जो मुख्य रूप से क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। यह वायरस आमतौर पर पक्षियों में पाया जाता है और जब मच्छर किसी संक्रमित पक्षी को खाता है या फिर किसी इंसान को काटता है तो यह मनुष्यों में फैल सकता है। यह कोई नई बीमारी नहीं है और अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इसकी सूचना मिली है। इसका पहली बार 1937 में युगांडा में पता चला था। वेस्ट नाइल फीवर पहली बार 2011 में केरल में पाया गया और 2019 में मलप्पुरम के एक 6 वर्षीय लड़के की बुखार के कारण मृत्यु हो गई। इसके बाद मई 2022 में त्रिशूल जिले में एक 47 वर्षीय व्यक्ति की बुखार से मृत्यु हो गई। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो WNV से संक्रमित अधिकांश लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। हालांकि लगभग 20% लोगों को बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, मतली और उल्टी जैसे हल्के लक्षणों का अनुभव हो सकता है। कुछ मामलों में अधिक गंभीर लक्षण हो सकते हैं, जिनमें तेज बुखार, गर्दन में अकड़न, भटकाव, कपकपी, मांसपेशियों में कमजोरी या पक्षाघात और यहाँ तक कि कोमा या मृत्यु भी शामिल है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में गंभीर लक्षण विकसित होने का खतरा अधिक होता है। हालांकि वेस्ट नाइल वायरस भारत में नया नहीं है, यह बहुत पुराना है। यह पहले साउथ के जंगलों में पाया जाता था, लेकिन अब जिस प्रकार लोग जंगलों में घर बना रहे हैं और वहां बसते जा रहे हैं, इस कारण मच्छरों के माध्यम से बीमारी शहरों तक फैल रही है। अब बात करते हैं बचाव की। अगर आप वेस्ट नाइल फीवर से अपना बचाव करते हैं तो आपको ये जरूरी कदम उठाना बहुत जरूरी है। मच्छरों के काटने से बचने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है कीट प्रतिरोधी का उपयोग करना। बाहर निकलते समय, विशेष रूप से मच्छरों की चरम गतिविधि के समय, सुबह और शाम के दौरान अपनी त्वचा को ढकने और काटने के जोखिम को कम करने के लिए लंबी बाजू वाली शर्ट और पैंट पहनें। मच्छर रुके हुए पानी में पनपते हैं, इसलिए आपके घर के आसपास किसी भी संभावित प्रजनन स्थल को खत्म करना महत्वपूर्ण है। यदि आप मच्छरों से ग्रस्त क्षेत्र में रहते हैं तो रात में सोते समय काटने से बचने के लिए अपने बिस्तर पर मच्छरदानी का उपयोग करने पर विचार करें। मच्छरों को अपने घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए अपनी खिड़कियां या दरवाजे बंद रखना या स्क्रीन लगाना सुनिश्चित करें। यदि आप उन क्षेत्रों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं जहां वेस्ट नाइल बुखार प्रचलित है, तो संक्रमित होने के जोखिम को कम करने के लिए किसी भी यात्रा सलाह या सावधानियों की जांच करना सुनिश्चित करें। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। मॉस्को ने एक बड़ा और सनसनीखेज दावा करते हुए एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका भारत के चुनावों में दखल देने की कोशिश कर रहा है और उसका मकसद आम चुनाव के दौरान देश को अस्थिर करना है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कहा था कि अमेरिका भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बाधित करने का प्रयास कर रहा है। वह भारत की राजनीतिक समझ और इतिहास को नहीं समझता। जाखारोवा ने ये बयान भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अमेरिका की रिपोर्ट के संदर्भ में दिया था। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि रूस का ये बयान इस समय क्यों आया है जब भारत में चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। यही नहीं, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंशी पन्नू के बारे में भी रूस ने एक बड़ा खुलासा किया है और आज की रिपोर्ट में हम उसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका UBE न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। रणनीतिक साझेदार देश अमेरिका की एजेंसियों की तरफ से कभी भारत की धार्मिक आज़ादी के मुद्दे पर तो कभी खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंशी पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाकर घेरा जा रहा है। ऐसे में भारत का पुराना रणनीतिक साझीदार
देश रूस भारत के समर्थन में खुलकर सामने आया है। रूस ने यहाँ तक कहा कि अमेरिका भारत को अस्थिर करने की कोशिश में है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कहा, अमेरिका को भारत के इतिहास और मानसिकता की समझ नहीं है, इसीलिए अमेरिका लगातार भारत पर धार्मिक आजादी के मुद्दे पर आधारहीन आरोप लगा रहा है। इसका कारण ये है कि अमेरिका भारत में आंतरिक संतुलन को प्रभावित करना चाहता है और वहां चल रहे आम चुनाव को पेचीदा कर रहा है। ये भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी एजेंसी USCIRF की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए प्रवक्ता जाखारोवा ने कहा कि अमेरिका में भारत की राष्ट्रीय मानसिकता और इतिहास की समझ का अभाव है। RT न्यूज ने जाखारोवा के हवाले से कहा कि अमेरिका धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में निराधार आरोप लगा रहा है। जाखारोवा के मुताबिक ये भारत के लिए अपमानजनक है। USCIRF की रिपोर्ट का भारत ने बड़ा विरोध जताया था। रिपोर्ट पर भारत ने बयान जारी कर कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग USCIRF को राजनीतिक एजेंडे वाले पक्षपाती संगठन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सालाना रिपोर्ट के हिस्से के रूप में भारत के बारे में अपना दुष्प्रचार प्रकाशित करना जारी रखा। हमें वास्तव में ऐसी उम्मीद जरा भी नहीं है कि USCIRF भारत की विविधतापूर्ण, बहुलतावादी और लोकतांत्रिक मूल भावना को समझने की कोशिश करेगा। उनके द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए किए गए प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। भारत रूस का बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। यूक्रेन जंग में लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी भारत ने रूस के साथ अपना व्यापार जारी रखा है, जिसके लिए उसको पश्चिमी देशों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा है। प्रवक्ता मारिया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामलों में वॉशिंगटन से अधिक दमनकारी शासन की कल्पना करना कठिन है। पिछले साल नवंबर में अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या का नाकाम साजिश में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के साथ काम करने का आरोप लगाया था। उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवाद विरोधी कानून गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत आतंकवादी के रूप में नामित किया गया है। दरअसल अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने अज्ञात स्रोत का हवाला देते हुए खालिस्तानी आतंकी पन्नू को मारने की कथित साजिश के संबंध में रिसर्च एंड एनालिसिस RNAW के एक अधिकारी का नाम लिया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि RNAW अधिकारी विक्रम यादव ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को प्राइमरी टारगेट के रूप में चिन्हित करते हुए ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक हिट टीम को शामिल किया था। हालांकि भारत ने इन आरोपों को खारिज किया है। रिपोर्ट के बाद भारत ने आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। अमेरिका ने कहा था कि वह इस मुद्दे पर भारतीय जांच के नतीजे देखने का इंतजार कर रहा है। रूस ने पन्नू की हत्या की साजिश में भारतीय अधिकारियों को संलिप्तता के अमेरिका के दावों को खारिज किया और कहा कि वॉशिंगटन ने अब तक कोई विश्वसनीय जानकारी या सबूत नहीं दिया है जिससे यह साबित हो सके कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने में भारत किसी भी तरह से संलिप्त था। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। We are really on the cusp of something very big. We are heading probably for 5, maybe longer, very, very difficult years in the world. There is a war going on in Ukraine. There is a conflict on in Gaza. Red Sea, Arabian Sea में shipping is disrupted. आतंकवाद, terrorism. You need someone who will navigate us through that. विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक बयान में कहा कि दुनिया में टकराव पहले से ही हो रहा है। आप आज यूक्रेन में संघर्ष, गाजा में लड़ाई, लाल सागर में हमलों, दक्षिण चीन सागर में तनाव, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में आतंकवाद की चुनौती देख सकते हैं। इसीलिए भारत में एक स्थिर नेतृत्व की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि विदेश मंत्री किस उथल पुथल की बात कर रहे हैं और क्या होगा आने वाले समय में जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूं आपका UBE न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है। इस बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि इस दशक में संघर्षों, सत्ता परिवर्तन और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण पूरी दुनिया में उथल पुथल मचने वाली है। इसलिए भारत के लिए एक स्थिर और परिपक्व नेतृत्व का होना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में जयशंकर से जब वैश्विक शक्ति संतुलन का आकलन करने के लिए कूटनीति और राजनीति में अपने करीब 50 वर्षों के अनुभव का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने दुनिया की उस तस्वीर से बहुत अलग तस्वीर पेश की जिसमें हम अभी रह रहे
रहे हैं। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत रहे जयशंकर ने कहा, बहुत सारे संघर्ष, तनाव और विभाजन, इन सभी कारकों के साथ मैं वास्तव में दशक के संतुलन के लिए एक बहुत ही टकराव भरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पेश कर रहा हूं। विदेश मंत्री ने विशेष रूप से अमेरिका के घटते प्रभाव, यूक्रेन में संघर्ष, गाजा में लड़ाई, लाल सागर में हमलों, दक्षिण चीन सागर में तनाव, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में आतंकवाद की चुनौती और नई प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आज इन सबका संयोजन बड़े टकराव की तस्वीर पेश करता है। इस संदर्भ में यह जरूरी है कि मौजूदा लोकसभा चुनावों में मतदाता बुद्धिमानी से चुनाव करें ताकि भारत में स्थिर और परिपक्व नेतृत्व बना रहे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार को बनाए रखने की वकालत करते हुए जयशंकर ने कहा, मेरा मानना है कि आज देश के मतदाताओं को जो सबसे बड़ा विकल्प चुनना है वह यह है कि आप भारत सरकार के नेतृत्व के लिए किस पर भरोसा कर सकते हैं। अपनी कूटनीति से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और मोदी सरकार का कद बढ़ाने वाले जयशंकर ने कहा कि टकराव पहले से ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज यूक्रेन में संघर्ष, गाजा में लड़ाई, लाल सागर में हमलों, दक्षिण चीन सागर में तनाव, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में आतंकवाद की चुनौती देख सकते हैं। आपके समक्ष वैसी ही समस्या है जैसी चीन के सामने LAC पर है, लेकिन दूसरे देशों के चीन के साथ अपने मुद्दे हैं। विदेश मंत्री ने इस बात पर भी ध्यान केंद्रित कराया कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव कम होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अभी भी दुनिया की प्रमुख शक्ति है, लेकिन कई कारणों से आप कह सकते हैं कि अगली बहुत सारी शक्तियां अमेरिका के बराबर आ रही हैं। साथ ही अमेरिका ने खुद ही दुनिया को लेकर अपना रुख बदला है। अब एक नजर डालते हैं पूरे विश्व में आने वाले समय में कहां-कहां यह उथल पुथल मच सकती है। इजराइल और हमास के बीच हो रहे युद्ध से तो आप सभी वाकिफ ही हैं। इस युद्ध में ईरान और अमेरिका पहले ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। यूक्रेन और रूस के बीच अभी भी जंग जारी है। आने वाले समय में चीन और ताइवान के बीच भी संघर्ष देखा जा सकता है, जिसमें अमेरिका एक बार फिर सामने आएगा। भारत पाकिस्तान के संबंध भी कोई खासा अच्छे नहीं हैं और काफी खराब दौर से गुजर रहे हैं। चीन की विस्तारवादी नीति और उसका बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट भी इस संघर्ष की वजह बन सकता है। इन तनावों का असर वैश्विक बाजारों पर देखा जा सकता है और बढ़ती कीमतों के साथ यह असर आम जनजीवन पर भी अपना प्रभाव डालेगा। इस बात से एक बात तय है कि ऐसे में भारत को एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार की जरूरत है जो फैसला लेने में पीछे न हटे और भारत का पक्ष पूरे विश्व के सामने मजबूती से रखे, फिर वो सरकार चाहे एनडीए की हो या INDIA अलायंस की। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। UBE न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। रोजाना हम महिलाओं के साथ हो रहे यौन शोषण की कहानियां सुनते रहते हैं, कभी बड़े शहरों में या ग्रामीण इलाकों में, लेकिन आज के समय में मानो अफसरों से लेकर बड़े नेता तक महिला यौन शोषण में शामिल हो चुके हैं। ऐसा ही एक मामला हाल ही में पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है, जहां पश्चिम पुलिस ने राज्य के गवर्नर CV आनंद बोस के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। बंगाल के गवर्नर पर यौन शोषण का आरोप लगा है। आरोप राजभवन में ही कार्यरत एक महिला संविदा कर्मचारी द्वारा लगाया गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि राज्य की पुलिस किन शक्तियों के आधार पर गवर्नर को गिरफ्तार कर सकती है। इस मामले में संविधान क्या कहता है, और अगर ये सवाल आपको उलझन में डाल रहे हैं तो आइए आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे क्या है ये पूरा मामला और क्या है इस मामले से जुड़े नियम। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूं आपका UBE न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। कोलकाता स्थित राजभवन के आवासीय क्वार्टर में रहने वाली महिला कर्मचारी ने राज्यपाल बोस से नौकरी को परमानेंट करने का आवेदन किया था। महिला ने आरोप लगाया है कि गवर्नर के पास इस आवेदन को लेकर जाने के दौरान राज्यपाल ने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। कोलकाता पुलिस को दी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि गवर्नर बोस ने उसका 2 बार यौन उत्पीड़न किया। इस मामले में भाजपा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। अब इस तरह के मामले में संवैधानिक पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि ऐसे मामले में राष्ट्रपति या राज्यपाल को कुछ विशेष छूट मिली हुई है। तो आइए समझते हैं कि संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को मामले की जांच या गिरफ्तारी से कवच मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और संवैधानिक मामलों के जानकार अनिल सिंह श्रीनेत बताते हैं कि संविधान में अनुच्छेद 361 के एक नियम की वजह से पुलिस किसी भी राज्यपाल को संदिग्ध के रूप में केस दर्ज नहीं कर सकती है और ना ही
उनके खिलाफ मामले की जांच कर सकती है। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को पद पर रहते हुए अपने कार्यों के लिए अदालत में जवाबदेह ठहराए जाने से छूट देता है। यानी कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कर्तव्य निभाने के दौरान जो कुछ भी करते हैं उसके लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसे में राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ भी पद पर रहते कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है संवैधानिक कवच जो राष्ट्रपति राज्यपाल को मिला है। एडवोकेट अनिल सिंह श्रीनेत के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 361 यानी कि संवैधानिक कवच के 3 अहम हिस्से हैं जो इस नियम के बारे में ठीक से बताते हैं। पहला ये कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ पद पर रहने के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक मामला शुरू नहीं किया जा सकता या जारी नहीं रखा जा सकता। दूसरा ये कि पद पर रहते हुए राष्ट्रपति या गवर्नर को ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही कैद किया जा सकता है, भले ये आदेश किसी कोर्ट में ही क्यों ना जारी किया हो। तीसरा ये कि नोटिस के किसी मामले में 2 महीने बाद ही राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ सिविल मामला चलाया जा सकता है। यह बताता है कि संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। एडवोकेट अनिल बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर पर भी संविधान का ये नियम लागू होता है। संविधान में दी गई इस छूट के कारण पुलिस राज्यपाल को आरोपी के रूप में देखने या इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू नहीं कर सकती। इसके अलावा संविधान के अनुसार जब राष्ट्रपति को उन पर भरोसा नहीं रह जाता है तब भी राज्यपाल को इस्तीफा देना पड़ता है और इसके बाद ही उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी गई इम्यूनिटी पर ऐतिहासिक निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में कहा था कि राज्यपाल किसी भी कानूनी कार्रवाई से पूरी तरह सुरक्षित है। राज्यपाल पर भले ही कुछ गलत करने का आरोप लगाए गए हों मगर पद पर रहते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, यानी राज्यपाल को कानूनी रूप से परेशान नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तब यह भी कहा था कि कानून में स्थिति यह है कि राज्यपाल को व्यक्तिगत दुर्भावना के आरोपों पर भी पूर्ण छूट प्राप्त हो। इससे पहले भी आपराधिक कार्रवाई को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कल्याण सिंह को भी संवैधानिक छूट मिली थी। दरअसल 2017 में राजस्थान के राज्यपाल थे। उस वक्त बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उन्हें मुकदमे का सामना करने में छूट मिल गई थी, मगर राज्यपाल होने की वजह से कल्याण सिंह के खिलाफ किसी भी तरह की आपराधिक कार्रवाई नहीं की गई थी। तब यह कहा गया था कि जब तक कल्याण सिंह राज्यपाल पद से नहीं हटते हैं तब तक उन पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती को इस मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ा था। इस बीच सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने बोस पर राजभवन का अपमान करने का आरोप लगाते हुए इसे भयावह और अकल्पनीय करार दिया। पार्टी ने कहा है कि इस कृत्य से हमारी संवैधानिकता के प्रतीक राजभवन की पवित्रता धूमिल हो गई है। नौकरी के झूठे बहाने के तहत राज्यपाल ने एक महिला से कथित तौर पर छेड़छाड़ की। वहीं राज्यपाल बोस ने भी इसे ममता बनर्जी की दीदीगिरी करार दिया है और इसे गंदी राजनीति बताया है। बोस ने राजभवन के 100 सीसीटीवी फुटेज दिखाने की बात भी कही है। 2017 में राजभवन के कर्मचारियों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद केंद्र के आदेश के बाद मेघालय के तत्कालीन राज्यपाल वी षडगुनाथन ने इस्तीफा दे दिया था। 2009 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल एनडी तिवारी ने भी राजभवन में कथित अश्लील स्कैंडल के बाद स्वास्थ्य के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। उस वीडियो क्लिप को तेलुगु चैनल ने प्रसारित किया था। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। सोमवार 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान होगा, जिसमें 96 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है, जिसमें एक नाम है हैदराबाद से भाजपा प्रत्याशी माधवी लता। ये मुकाबला इस चरण का सबसे रोचक मुकाबला है, क्योंकि जिस सीट से माधवी चुनाव में उतरी हैं, वो सीट करीब 4 दशक से ओवैसी परिवार के पास है। फिलहाल इस सीट से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 4 बार से सांसद हैं। आज के रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि कौन है माधवी लता, क्यों भाजपा ने उन्हें इस सीट से उतारा और क्या वाकई में वो AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को कड़ी टक्कर दे पाएंगी। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका UBE न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। 7 विधानसभा सीट वाली हैदराबाद लोकसभा सीट में करीब 19 लाख मतदाता हैं और हैदराबाद की सीट पर ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साल 1984 से 2004 तक सांसद रहे थे। हैदराबाद की ये सीट वर्ष 1984 से ही AIMIM के पास रही है।
पहले सलाउद्दीन ओवैसी और फिर उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। 4 बार से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 2019 में बीजेपी के भगवंत राव को 2.5 लाख से अधिक वोटों से हराया था। हालांकि इस बार बीजेपी नेता ओवैसी से यह सीट छीनने को लेकर आश्वस्त हैं। जहां इस बार ये मुकाबला रोमांचक हो गया है क्योंकि बीजेपी ने इस बार इस सीट से एक ऐसे चेहरे को उतारा है जिसे राजनीति में बहुत रुचि न लेने वाले लोग शायद ही जानते हों। सवाल इस बात पर भी उठे हैं कि बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ माधवी लता को किन वजहों से चुना। चुनावी हलफनामे के अनुसार हैदराबाद की रहने वाली माधवी लता 49 साल की हैं। एमए तक पढ़ी हुई है और हैदराबाद के निजाम कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। माधवी के पिता मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में स्टोर इंचार्ज थे और माधवी के पति विश्वनाथ शर्मा ने भी आईआईटी चेन्नई से पढ़ाई की है। उन्हें एक अच्छा वक्ता भी माना जाता है और वो भरतनाट्यम डांस की ट्रेनिंग ले चुकी हैं। लता लत्तम्मा फाउंडेशन और लोमा मुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं और निराश्रित मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक मदद भी करती रहती हैं। वह एक गौशाला भी चलाती हैं। बीजेपी से टिकट की आकांक्षी रही लता ने पहले ही पुराने शहर के कुछ हिस्सों में महिलाओं से मिलना शुरू कर दिया था। पिछले महीने उन्होंने बुर्का पहनी महिलाओं के बीच राशन बांटते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। कार्यक्रम का आयोजन लैथमा फाउंडेशन के तत्वाधान में किया गया था। माधवी लता अपनी संस्था के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और भोजन वितरण कार्यक्रम आयोजित करती हैं। अपने मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल से जरूरतमंदों की मदद भी करती हैं। बीजेपी द्वारा उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित करने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल में मिशन हैदराबाद पार्लियामेंट जोड़ दिया है। एआईएमआईएम के कटु आलोचक लता कहती हैं कि इस पार्टी ने कभी भी निर्वाचन क्षेत्र में गरीबी और खराब नागरिक सुविधाओं का सुधार का प्रयास नहीं किया। जब लता से पूछा गया कि वह राजनीति में नई है और ओवैसी को कैसे टक्कर देंगी, इस पर उन्होंने पलटवार करते हुए पूछा कि ओवैसी की किस तरह की छवि है। उन्होंने कहा, आप इनकी विशाल छवि पेश करते हैं, लेकिन यह मायने रखता है कि किस तरह की छवि है। यदि आपके पास एक विशाल छवि है, एक नकारात्मक छवि है, तो इसे खत्म करने के लिए एक कंकड़ से अधिक की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आप ताश के पत्तों से एक घर बनाते हैं तो इसे गिराने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। माधवी के 3 बच्चे भी हैं। इन बच्चों ने स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं की है, मगर हैरत की बात यह है कि बेटा बेटी दोनों आईआईटी तक पहुंचे हैं। माधवी के पति विश्वनाथ शर्मा ने भी आईआईटी चेन्नई से पढ़ाई की है। माधवी और विश्वनाथ की शादी का किस्सा भी दिलचस्प है। दोनों शादी के एक विज्ञापन के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े थे। माधवी कहती हैं, मेरी शर्त थी कि शादी करनी है तो सारा खर्च उठाना होगा, तो वो शादी का सारा खर्च करके मुझे लेकर गए। माधवी ने कहा, मेरा मानना है कि अगर बच्चे फिल्म देखते हैं, खेलते हुए खुश रह सकते हैं। स्कूल सिस्टम बहुत कमर्शियल हो चुका है। अब 10वीं क्लास तक रोज स्कूल जाते ही रहते हैं। इन 10 सालों में बच्चे क्या बनकर निकलते हैं? प्रोफेशनल डांसर बनकर कोई नहीं निकलता। खेल के क्षेत्र में कुछ नहीं करते। आपको एक प्राइवेट टीचर लगाना पड़ता है। अब बात करते हैं माधवी की जमीनी पकड़ की। हैदराबाद में जो 7 सीटें हैं, उनमें सिर्फ एक सीट गौशा महल है, जिसके विधायक बीजेपी के टी राजा सिंह हैं। बाकी की सीट पर एआईएमआईएम के विधायक हैं। ऐसी रिपोर्ट्स है कि बीजेपी ने माधवी लता को टिकट दी तो इससे ही टी राजा सिंह नाराज दिखे। एक इंटरव्यू में जब टी राजा सिंह से इस बारे में पूछा गया तो वे बोले कि ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है। महिलाएं कहीं भी आगे आती हैं तो लोगों को दिक्कत होती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और माधवी खुद के बारे में दावा करती हैं कि उनकी मुस्लिम महिलाओं के बीच मजबूत पकड़ है और मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करती रहती हैं। माधवी लता के एनजीओ की वेबसाइट पर ऐसे ही दावे किए जाते हैं। वेबसाइट के मुताबिक माधवी लता स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। माधवी लता ने इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में रजत शर्मा को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मैं जिन मदरसों में जाती हूँ, मेडिकल कैंप करवाती हूँ, वहाँ दवाई देते हैं, जरूरत का सामान देते हैं। ये लोग कहते हैं कि आप मदद कर रहे हो, पर हमारे मदरसे का नाम नहीं लेना। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत में कई बार लोगों को इंसाफ मिलने में दिनों, हफ्तों नहीं बल्कि सालों लग जाते हैं, लेकिन आखिरकार गुनहगार को सजा मिलना तय है। हाल में एक सालों पुराना हत्याकांड एक बार दोबारा चर्चा में है। ये मामला है महाराष्ट्र के पुणे का, जहां साल 2013 में एक सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए आज 2024 में उस व्यक्ति और उनके परिवार को न्याय मिला है। लेकिन समाज का भला चाहने वाले आदमी के साथ ऐसा क्यों हुआ और क्या था यह पूरा मामला और कौन थे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में,
जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। नरेंद्र दाभोलकर महाराष्ट्र में अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन चलाते थे, जिनकी 2013 में हत्या कर दी गई थी। पुणे के एक विशेष अदालत ने 10 मई को इस मामले में फैसला सुनाया। 5 आरोपी में से 2 को दोषी करार कर दिया गया, वहीं 3 को बरी कर दिया गया। बता दें कि हत्या के मामले में 2014 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ 2016 में आरोप पत्र दायर किया था। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के 11 साल बाद पुणे की एक विशेष यूएपीए अदालत ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि 3 अन्य को बरी कर दिया। अदालत ने ईएनटी सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र सिंह तावड़े, मुंबई के वकील संजीव पुनालेकर और उनके सहयोगी विक्रम भावे को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने दोनों हमलावरों सचिन अंदुरे और शरद कालस्कर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 20 अगस्त 2013 को पुणे में मोटरसाइकिल सवार 2 हमलावरों ने सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या कर दी थी। घटना के वक्त दाभोलकर सुबह की सैर के लिए घर से निकले थे। ओमकारेश्वर पुल पर सुबह 7:15 पर दाभोलकर पर हमला कर दिया गया। दाभोलकर पर 5 गोलियां चलाई गई। 2 गोलियां मिस फायर हुई, लेकिन 2 गोलियां दाभोलकर के सिर में और एक छाती में लगी। फिर वे गिर पड़े तो दोनों हमलावर पास में खड़ी एक मोटरसाइकिल से भाग निकले। दाभोलकर की मौके पर ही मौत हो गई थी। 2 जाने माने हिस्ट्री शीटर दाभोलकर की हत्या में मुख्य संदिग्ध के रूप में नामित किए गए थे। आरोपियों को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हिस्ट्री शीटर के पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए थे, जो दाभोलकर के शरीर से बरामद गोलियों से मेल खाते थे। हालांकि दोनों संदिग्धों पर अभी औपचारिक रूप से हत्या का आरोप नहीं लगाया गया और इसके तुरंत बाद उन्हें जमानत दे दी गई। इस मामले में जांच के बाद सीबीआई को सौंप दिया गया। मामले में किसकी किसकी गिरफ्तारी हुई, चलिए आपको बताते हैं। 20 अगस्त 2013 को सुबह करीब 10 बजे हत्या की ठीक 3 घंटे बाद पहली गिरफ्तारी हुई। 2 चर्चित हथियार डीलर और हिस्ट्री शीटर मनीष नागोरी और विकास खंडेलवाल को थाने एंट्री एक्सटॉर्शन सेल और मुब्रा पुलिस ने कोपर खेराने नवी मुंबई से एक असंबंधित कथित जबरन वसूली मामले में गिरफ्तार किया। दोनों व्यक्तियों से बरामद हथियारों में से एक 7.65 मिलीमीटर की देसी पिस्तौल, 4 कारतूस और 2 जिंदा गोलियां शामिल थी। जब्त किए गए हथियारों को जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कलीना में जमा किया गया। कुछ महीने बाद एफएसएल कलीना ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि पुलिस ने अपराध स्थल से 2 जिंदा कारतूस सहित 4 कारतूस बरामद किए थे, जो नागोरी और खंडेलवाल से बरामद एक ही 7.35 मिलीमीटर पिस्तौल से चलाए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि दाभोलकर के शरीर में मिली गोली के निशान बरामद कारतूसों से मिलते जुलते थे और हो सकता है कि नागोरी और खंडेलवाल के जब्त हथियार से चलाई गई हो। इसके बाद 20 जनवरी 2014 को पुलिस ने दाभोलकर की हत्या के लिए मनीष नागोरी और विकास खंडेलवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। खंडेलवाल ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में स्वीकार किया कि उसके पास एक काले रंग की हीरो होंडा मोटरसाइकिल है। दोनों ने दावा किया कि हत्या के समय वे घर पर सो रहे थे और इस बात से इनकार किया कि उनके पास से बरामद हथियार का इस्तेमाल दाभोलकर की हत्या में किया गया था। द रैशनलिस्ट मर्डरर्स किताब के अनुसार पर्याप्त परिस्थिति जन्य साक्ष्य के बावजूद मामले में कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया। गिरफ्तार किए गए 2 व्यक्तियों नागोरी और खंडेलवाल को न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी प्रथम श्रेणी AB शेख की अदालत में पेश किया गया, जहां उन्होंने सनसनीखेज दावा किया कि उन्हें दाभोलकर की हत्या के बाद स्वीकार करने के लिए मुंबई ATS प्रमुख राकेश मारिया द्वारा 25 लाख रुपए की पेशकश की गई थी और हिरासत में उन्हें प्रताड़ित किया गया था। साथ ही उन्हें नार्कोटिक्स एनालिसिस और लाई डिटेक्टर टेस्ट से गुजरना पड़ा था। हालांकि न्यायाधीश ने उनके बयान को रिकॉर्ड नहीं किया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बाद में नागोरी ने आरोप लगाने के लिए माफी मांगी और कहा कि यह भावनात्मक था। मार्च 2014 में पहचान के लिए एक परेड आयोजित की गई थी। गवाह स्पष्ट रूप से लाइनअप में नागोरी या खंडेलवाल को पहचान नहीं पाए। विनय केलकर, जिस गवाह की जानकारी पर हत्यारों के स्केच तैयार किए गए थे, परेड में मौजूद नहीं थे। 21 अप्रैल 2014 को पुणे पुलिस ने स्थानीय अदालत में एक हलफनामा दायर किया। इस हलफनामों में पुलिस ने कहा कि उनके पास नागोरी और खंडेलवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और दोनों को जमानत दे दी गई। 6 सितंबर 2019 को सीबीआई ने दाभोलकर हत्या मामले में सचिन अंदुरे और कालास्कर के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। 2019 के अंत में सीबीआई ने दावा किया कि विक्रम भावे मास्टरमाइंड थे। सीबीआई ने इस मामले में वीरेंद्र सिंह तावड़े, सचिन अंदुरे और शरद कालस्कर को गिरफ्तार किया था। तावड़े कथित तौर पर सनातन संस्था से जुड़ा था, जबकि अंदुरे और कालस्कर कथित तौर पर शूटर थे। सीबीआई ने इन तीनों के अलावा वकील संजीव
पूनालेकर और उनके सहायक विक्रम भावे के खिलाफ 2019 में आरोप पत्र दायर किया था। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत भी आरोप लगाए थे। तावड़े, आंदुरे और कालस्कर जेल में थे, जबकि पूनालेकर और भावे जमानत पर बाहर थे। पिछले महीने सुनवाई के दौरान अतिरिक्त विशेष सत्र न्यायाधीश AA जाधव ने मामले में फैसला सुनाने के लिए 10 मई की तारीख तय की थी। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। UB न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।